वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलेला 2.1 में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। सामने आ खड़ा हुआ। जो काम मुझे करना ही नहीं आता वो भला मैं कैसे करूंगी। बस बहुत हो गई इस लड़की की बकवास। अचानक से रंजीत चीख उठे और फिर आरव की ओर देखते हुए बोले, हम यहाँ ये तमाशा देखने के लिए नहीं बैठे हैं आरव। शायद बहुत नरमी से पेश आ रहे हो तुम इसके साथ, तभी इतनी बगावत करती है। फिक्र मत कीजिए आप, बगावत करने वाली हर उठती आवाज को शांत करना बखूबी आता है मुझे। इस समय आरव के चेहरे की नसें तन चुकी थीं। मीरा को कुछ बुरा होने का आभास हुआ तो वो तुरंत बीच में पकड़कर बोली, धैर्य रखिए आप दोनों, बहू आपकी हर बात मानेगी। उनकी बात पर मृणाली सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगी क्योंकि उसका कोई इरादा नहीं था झुकने का। तभी मीरा उसका हाथ पकड़कर उसे एक खाली जगह ले आए और तुरंत उसका हाथ अपने सर के ऊपर धरकर बोली, तुम्हें मेरी कसम है बहू, अगर तुमने मुझे कभी भी कुछ भी माना है तो बगावत नहीं करोगी तुम। मृणाली ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। वो हैरान थी, ये आप क्या कह रही हैं? अगर वो लोग मुझे नंगा नाचने को कहेंगे तो क्या मैं वो भी कर जाऊं? पहली बात, घर का काम करने में और नंगे नाचने में बहुत फर्क होता है, और दूसरी बात, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है उनकी बात मानने के अलावा। मृणाली निशब्द रह गई क्योंकि सही तो कह रही थी मीरा। वो पूरी तरह से कठपुतली बन चुकी थी आरव के हाथों की, जिसे वो जैसे चाहे वैसे नचा सकता था, जैसे चाहे वैसे घुमा सकता और जब चाहे तब उसे दर्द दे सकता था। शाम के समय मृणाली खुद को काम में झोंकते हुए रसोई में खाना बना रही थी। जहां उसने बचपन में केवल किताबें और बड़े होने पर कोर्ट कचहरी के कागजात पके थे, वही आज इन हाथों पर बेलन थमा हुआ था। उसको रोटी बनाता देख वहां मौजूद सभी नौकरों के मुंह बन गए, क्योंकि न जाने कहां का नक्शा बन रहा था वो। पीछे से रज्जो अपना काम संभालते हुए बोली, तभी तो कहते हैं लड़कियों को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ पर रसोई संभालना जरूर सिखाओ, क्या पता कब काम आ जाए। वैसे भी वक्त बदलते देर नहीं लगती। उसकी बात सुन भला मृणाली कैसे शांत रह जाती। उसने तुरंत पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने रज्जो दीदी, वक्त का कोई भरोसा नहीं कब पलट जाए। अब देखिए ना, आप जैसी एक गवार नौकर मुझ जैसी काबिल वकील को वक्त की अहमियत बता रही है। उसके जवाब पर रज्जो गुस्से से भर उठी, हाँ तो वकालत करके क्या उखाड़ लिया आपने छोटी बहू रानी, सुननी तो आपको मुझ जैसी गवार नौकर की बातें ही पड़ रही हैं। मृणाली ने इस पर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आई, क्या तमाशा हो रहा है ये सब? मृणाली ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां आरव की छोटी बहन मिशा खड़ी थी। उसने जीन्स और शॉर्ट कुर्ती पहनी थी और बाल कंधे तक आते थे। वो मृणाली के पास आकर बोली, भाभी जी, क्यों इस घर की किचन को अपनी अदालत बनाने पर तुली हैं? यहाँ चीखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि आपकी दलीलें सुनने वाला कोई नहीं। मिशा के बात करने के ढंग से ही मृणाली समझ चुकी थी इस घर में रहते उसकी कभी अपनी नन से नहीं बन पाएगी। वो अब थक चुकी थी बहस करते करते, इसलिए एक गहरी सांस लेकर अपने काम में लग गई तो रज्जो के होंठों पर भी विजयी मुस्कान ने डेरा जमा लिया। तभी मिशा ने कहा, वैसे मैंने सुना है अब से घर का झाड़ू पोंछा करने की जिम्मेदारी आपकी है, तो मैं आपको बता दूं कि रोजाना शाम होने से पहले इस घर में पोछा जरूर लगता है, इसलिए फिलहाल ये सब छोड़िए और दूसरा काम पकड़िए। मिशा जहर भरी मुस्कान के साथ बोली तो अब मृणाली ने भी मुस्कुराकर कहा, अच्छा किया आपने बता दिया। वैसे अभी यहाँ हमारी रज्जो दीदी कुछ रसोई का पाठ पढ़ा रही थी तो मैंने सोचा वो तो हर लड़कियों पर लागू होना चाहिए, तो इनके अनुसार जरा आप भी किचन में बर्तन पीटना सीख लीजिए। वो क्या है न, वक्त का वाकई कोई भरोसा नहीं। क्यों रज्जो दीदी, सही कहा ना? कहकर मृणाली ने मुस्कुराते हुए रज्जो को देखा तो उसका मुंह बन गया। वही मिशा भी नापसंदगी से उसे देखने लगी तो इधर मृणाली इतराते हुए वहां से चली गई। देखा आपने छोटी मालकिन, कैसे चकन्ना सा मुंह चलता है बहुरानी का, तो मुझे भी चलते मुंह पर लगाम लगाना अच्छे से आता है रज्जो। इस वक्त मिशा के होंठों पर शैतानी मुस्कान थी। यहाँ मुस्कान पूरे कॉरिडोर में पोछा लगाकर अब मिशा के कमरे में सफाई करने जाने लगी तो अचानक से उसे कुछ आवाज आई, जिसे सुन उसने तुरंत अपने कदम मोड़ लिए और जैसे ही गलियारे में पहुंची तो सन रह गया। दूर दूर तक खाने के छींटे पड़े थे जिससे चमचमाता हुआ फर्श एक बार फिर गंदा हो गया और इन सब की वजह मिशा थी। आई एम सो सॉरी भाभी, पता नहीं कैसे मेरे हाथ से प्लेट छूट गई, प्लीज आप इसे दोबारा साफ कर देना। कहकर मिशा वहां से अपने कमरे में चली गई और यहाँ मुस्कान गुस्से में तमतमा चुकी थी, पर फिर उसने दोबारा वो फर्श साफ किया और अब मिशा के कमरे में जाकर पोछा लगाने लगी। मिशा इस वक्त बेड पर बैठी फोन चला रही थी कि तभी उसे कुछ काम पड़ा और वो उठकर टेबल के पास जाने लगी कि तभी उसका पैर बाल्टी से टकरा गया, या ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि उसने जानबूझकर ये सब किया। एक बार फिर पानी पूरे कमरे में फैल गया और ये नजारा देख मुस्कान की आंखें फैल गईं। उफो, आज पता नहीं क्या हो रहा है मेरे। कोई बात नहीं, आप इसे फिर से साफ कर देना। वो क्या है ना, आपकी जगह कोई नौकर भी होता तो वो भी इस गंदगी को बार बार साफ करता। कहकर मिशा कमरे से बाहर जाने लगी कि तभी मुस्कान की आवाज उसके कानों में पड़ी।
रुक जाइए नंद जी। मिशा रुक गई। मुस्कान उसके पास आकर खड़ी हुई और उससे नजरें मिलाकर बोली, गंदी तो मुझे कई मायने में आप भी लगती हैं, तो क्यों ना आपको भी साफ कर दिया जाए। वो क्या है ना, मैं अगर किसी भी काम की जिम्मेदारी लेती हूँ तो उसे अदब से पूरा भी करती हूँ। मिशा उसकी बात का जरा भी मतलब समझ पाती कि तभी मुस्कान ने वहीं रखी पोछे की बाल्टी उठाई और बाल्टी में बचा खुचा सारा गंदा पानी मिशा पर उड़ेल दिया। मिशा उसकी इस हरकत पर हड़बड़ा गई और तुरंत उसके कदम पीछे को डगमगा गए। उसके अंदर इस वक्त क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। उसने मुस्कान को खींचकर एक तमाचा जड़ने के लिए हाथ उठाया, पर वो उसे छू भी पाती कि उससे पहले ही किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। और मिशा को रोकने वाली इस बार मुस्कान नहीं बल्कि कोई और था, जिसे देख उसकी आंखें बड़ी हो गईं। भाई हाँ, इस वक्त वहां आरव खड़ा था और उसकी मौजूदगी पर मिशा ने तुरंत अपने घड़ियाली आंसू बहाने चालू कर दिए। भाई देखा आपने, कितनी बदतमीज है ये, इसने सारा गंदा पानी मेरे ऊपर डाल दिया। और क्यों डाला, जरा ये भी तो बताओ मिशा। आरव ने छूटते ही उससे सवाल किया तो वो सकपका गई। वो क्योंकि गलती से मुझसे पानी फैल गया, पर आज तक तुमसे ऐसी कोई गलती नहीं हुई। फिर आज ऐसा क्या खास था। आरव के रवैये पर मिशा हैरान रह गई, पर उससे कई ज्यादा हैरान तो मुस्कान थी, जो इस वक्त सपने में भी ये कल्पना तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी कि कभी आरव उसके लिए आवाज उठाएगा। मिशा भाई, आप इसे सजा देने की जगह मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। आरव बिल्कुल, क्योंकि गलत तुम हो, और रही बात इसकी, तो उसे उसके किए की सजा मिल रही है, पर तुम कोई नहीं होती इन सब में दखलंदाजी करने वाली। अपने उन दो कौड़ी के सास बहू सीरियल की दुनिया से बाहर निकल आओ, क्योंकि ना तो वो मृणाली टीवी की लाचार बहू है और ना ही मैं बेवकूफ़ भाई जो तुम्हारी एक शिकायत पर उस पे बैग बरसाने लगूंगा। इसलिए बहती गंगा में हाथ धोना बंद कर दो, वरना अगली बार ये हाथ उठाने काबिल नहीं रहोगी। यहाँ मुस्कान तो मानो सदमे में जाने लगी थी। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वो सपना देख रही है या ये वाकई हकीकत है। तभी आरव ने उसे घूरते ही कहा, और तुम चलो यहाँ से। मुस्कान होश में आते हुए बस ये साफ, तुमने अपना काम कर दिया था, अब ये सब साफ वो करेगा जिसने दोबारा गंदगी फैलाई है। कहकर आरव ने मुस्कान का हाथ पकड़ा और उसे ले गया वहां से। वहीं मिशा अपने पैर पटकने के अलावा और कुछ ना कर पाए। अलग सा रवैया है तेरा, ना समझ आता है मोहब्बत है, ना ही समझ आता नफरत है। इन्हीं हालातों के बीच मुस्कान फंसने लगी थी। आरव उसका हाथ पकड़ खींचता हुआ उसे आगे लिए जा रहा था, तो वहीं मुस्कान किसी पतंग की दौड़ की तरह उसके पीछे पीछे चले जा रही थी। आरव बहुत लंबे लंबे कदम रख रहा था, जिनकी बराबरी मुस्कान साड़ी में तो बिल्कुल नहीं कर पाई। तभी वो धीरे से बोली, जरा धीरे चलो, मुझसे इतनी तेज चला नहीं जाता। उसकी आवाज सुन आरव के कदम रुक गए। उसने मुड़कर कुछ पल के लिए मुस्कान को देखा और अगले ही पल उसे गोद में उठा लिया। उसकी इस हरकत पर मुस्कान दंग रह गई। मुस्कान, ये क्या कर रहे हो। आरव उसे गोद में उठाए आगे बढ़ने लगा। तुम्हें दिख नहीं रहा। मुस्कान, दिख रहा है, पर मैंने तुमसे धीरे चलने को कहा था, ना कि मुझे गोद में उठाने को। आरव, धीरे मैं चलना नहीं चाहता और तुम्हें गोद उठाने की मर्जी मेरी। मुस्कान, शर्म तो तुम्हें आती नहीं है, पर मुझे आती है। कोई इस तरह देखेगा तो। आरव, देखने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मुस्कान ने भी सोच लिया था कि वो बस दीवार से सर लड़ा रही है, इसलिए वो गहरी सांस लेकर शांत हो गई। कुछ ही देर में आरव ने कमरे का दरवाजा अपने पैरों से खोला और अंदर आकर उसने गेट की तरफ मुड़कर मुस्कान से कहा, दरवाजा लॉक करो। उसकी बात सुन मुस्कान ने दरवाजा बंद कर दिया, तो अगले ही पल आरव तेजी से बेड तक ले गया और अगले ही पल उसने मुस्कान को बिस्तर पर पटक दिया। उसके पटकने की वजह से वो चिल्लाई, पर आगे की चीख उसके गले में ही घुट के रह गई, क्योंकि आरव उसके ऊपर चढ़ चुका था और उसने मुस्कान के होंठों को अपने कब्जे में कर लिया। वो आज उसे झटके पर झटके दिए जा रहा था। वहीं मुस्कान तो सुध तक ना संभाल पाई कि उसके साथ हुआ क्या। आरव बेहद तेजी से उसके होंठों को चूमे जा रहा था, मानो इन रसीले होंठ के लिए जन्मों का प्यासा हो। वो जानता था कि अब मुस्कान अपने हाथ पैर जरूर चलाएगी, इसलिए उसने पहले ही अपने एक हाथ से उसके दोनों होंठों को थाम सर के ऊपर कर दिया और अब वो उसे बेशुमार चूमने लगा। अगले ही पल उसने होंठों को छोड़ा तो तुरंत अपना मुंह मुस्कान की गर्दन में धंसा दिया। उस नाजुक सी गर्दन पर जैसे ही आरव के तपते होंठ पड़े तो मुस्कान अंदर तक थरथरा उठी। उसकी सांसें तेज हो गईं, जिस कारण सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगा और आरव ये देख हद से ज्यादा व्याकुल हो गया। उसने खींचकर उसकी साड़ी का पल्लू सीने से हटाया और अब अपने होंठ ब्लाउज के ऊपर ही उसके सीने पर रख दिए। इतना काफी था मुस्कान की धड़कनों को 80 पार कराने के लिए। आरव अपना चेहरा उसके सीने पर रख गहरी गहरी सांसें ले रहा था कि दूसरे ही लम्हे में उचक कर एक बार फिर वो मुस्कान के होंठों को चूमने लगा। दूसरा हाथ उसके ब्लाउज की डोरियां खोलने को आतुर था। मुस्कान की आंखों से एक आंसू का कतरा बह गया, तो इधर आरव के हाथ अपनी रफ्तार पर थे। कैसे कहूं इश्क में तेरे कितना हूं बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। आरव उसके लबों का मीठा रस पीते हुए अपने दूसरे हाथ को उसके बदन पर बंधी डोरियों में उलझाए था। अगले ही पल उसने खींचकर ब्लाउज की डोरी निकाल फेंकी, जिससे वो टूट गई। कैसे कहूं इश्क में तेरे कितना हूं बेताब मैं,
आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में, मेरे साए हैं साथ में यारा जिस जगह तुम हो। और अब उसने धीरे से उसके होंठों को छोड़ कुछ पल के लिए मुस्कान की बंद पलकों को निहारा। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। आरव ने झुककर हौले से उसकी पतली सी तीखी नाक चूम ली और फिर उसके निचले होंठ को सक करने लगा। तो वहीं दूसरे हाथ से मुस्कान के ब्लाउज को कंधे के नीचे गिरा दिया और अगले ही लम्हे में अपने लावा से गर्म होंठ उसके कंधे पर टिका दिए। मुस्कान अपनी सांसें रोकने की कोशिश कर रही थी और ये देख आरव ने धीरे से उसके कंधे को काट लिया। ससस, उसकी तेज सिसकी छूट गई। है ये नशा या है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दें। उसकी सिसकी सुन आरव के होंठों पर मुस्कान आ गई और अब वो मध्यम गति से नीचे बढ़ने लगा। मुस्कान का ब्लाउज खुल चुका था पर अब भी उसके बदन को ढके था। आरव अपनी उंगलियों को मुस्कान की गर्दन से होते हुए नीचे सीने तक थिरकाने लगा और जैसे जैसे उसकी उंगलियां नीचे बढ़ रही थीं, वैसे वैसे वो ब्लाउज भी नीचे सरकता जा रहा था और इस दौरान वो अपनी गहरी नजरों से मुस्कान के हरकत कर रहे चेहरे को देख रहा था। वो देख सकता था कि कितनी तड़प उठती थी वो उसके छूने पर। है ये नशा या है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दें। कब से अधूरी है एक दास्तां, आजा इसे आज अंजाम दे। उसके सीने से सरकते हुए ब्लाउज की वजह से मुस्कान का क्लीवेज आरव की नजरों के सामने आ गया। उसके दिल में एक बार फिर हलचल मच उठी क्योंकि उस सीने के बीचों बीच एक काला तिल था जिस पर शायद आरव ने उस रात गौर नहीं किया, पर आज इस तिल को देख वो पागल सा हो गया और दूसरे ही पल में उसने अपने बेकाबू होंठों को उसके तिल पर रख दिया। तुम्हें भूलूं कैसे मैं, मेरी पहली खता तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। मुस्कान तड़प उठी उसके होंठों का स्पर्श अपने इस नाजुक हिस्से पर पाकर। वो खुद को दूर करना चाहती थी पर यह मुमकिन ना हो पाया। तो वहीं आरव लगाकर उस तिल को चूमते हुए उसे सक करता जा रहा था। कुछ पलों तक उसके तिल से खेलने के बाद वो उस पर अपनी जीभ घुमाने लगा। मुस्कान के पूरे तन बदन में आग सी लग चुकी थी और आरव की जीभ लगातार उस तिल पर हरकत कर रही थी। क्या जाने तू मेरे इरादे, ले जाऊंगा सांसें चुरा के, दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे। आरव अब पूरी तरह से बेकाबू हो चला था। उसने अब जरा भी सब्र ना किया और खींचकर मुस्कान के ब्लाउज को सीने से अलग कर फेंक दिया। उसने इतनी ताकत लगा दी थी कि ब्लाउज फट तक गया। वहीं मुस्कान जल बिन मछली की तरह मिचला उठी खुद को ढकने के लिए। आरव उसकी छटपटाहट देख अपने होंठ को उसके होंठों पर टिकाते हुए धीरे से सांस छोड़ने हुए शश। मुस्कान एकदम से शांत हो गई। उसने कसके अपनी आंखें मींच ली। उनके होंठ अभी भी एक दूसरे को छू रहे थे। मत करो, वो लंबी लंबी आहें भरते हुए बोली। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके होंठ, गाल और फिर नीचे बढ़कर गर्दन चूमते हुए उसके सीने पर आ गया। मैं गुमशुदा सी रात हूँ, मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो। आरव में अब और सब्र नहीं बचा था। वो अब मुस्कान की ब्रा से झलकते उस खूबसूरत सीने को चूमने लगा। उसने उस तिल को तेजी से काट लिया। मुस्कान की सिसकी छूट गई और आरव अब बेलगाम उसमें डूबता जा रहा था। उसका दूसरा हाथ मुस्कान का पेट सहलाने का काम बखूबी कर रहा था। ये पल इतना रंगीन और रुमानी हो चुका था मानो आरव आज पूरी तरह से पिघल जाएगा मुस्कान में। उसकी रफ्तार अब बढ़ चुकी थी और वो बेशुमार उसकी गर्दन, सीने और होंठों पर अपने होंठों की छाप छोड़ता जा रहा था। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। ये तो बस ट्रेलर था, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। धीरे धीरे इनका प्यार भी सर चढ़ के बोलेगा और रोमांस भी। बस आप लोग साथ बने रहिए। आरव के होंठ बेशुमार मृणाली के सीने पर मचल रहे थे और अब वो दूसरे हाथ से उसकी ब्रा का हुक खोलने लगा। कुछ ही समय में उसने उसकी ब्रा को भी सीने से अलग कर दिया और अब उसके नाजुक उभार आरव की नजरों के सामने थे। उसने झुककर मृणाली के सीने के बीचों बीच अपना चेहरा दबा लिया और अब तेजी से उसे चूमने लगा। मृणाली तो पागल हुई जा रही थी उसकी हर छुअन से। वही आरव इस तरह मुस्कान के बदन में खो गया था मानो नदियां सागर में मिलकर खोसी जाती हैं। वो लगातार उसके उभारों पर अपने सख्त होंठों की छाप छोड़ रहा। दूसरे हाथ से वो अपनी काली शर्ट के बटन निकालने लगा और इस दौरान उनके होंठ आपस में जुड़े थे, पर इससे पहले आरव कुछ भी करता कि तभी दरवाजे पर किसी दस्तक हुई। दरवाजा खटखटाते हुए बाहर से आकाश बोला, गेट खोल आरव, क्या कर रहा है, हमें देर हो रही है। ये सुन मृणाली का पूरा बदन जकड़ गया। वही आरव ने तेजी से पके उसके होंठों को आजाद कर आंख बंद करके गहरी सांस लेने लगा। मृणाली देख सकती थी कि वो खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसने अपनी आंखें खोली और मृणाली की आंखों में देखते हुए बोला, बाथरूम में जाओ। कहकर वो उस पर से हट गया और यहाँ मृणाली हड़बड़ाहट के साथ उठी और साड़ी के पल्लू से खुद के नग्न सीने को ढककर तुरंत बाथरूम में भाग गई। वो ब्लाउज तो अब पहनने लायक नहीं बचा क्योंकि आरव फाड़ चुका था उसे। इधर आरव बेड से उठा और अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए उसने शीशे में अपने होंठों के इर्द गिर्द लगी मृणाली की लिपस्टिक साफ की और आगे बढ़कर गेट खोल दिया। गेट खुलते ही आकाश ने पहले आरव का हुलिया देखा और फिर एक नज़र कमरे की ओर डाली तो जमीन पर मृणाली का फटा हुआ ब्लाउज पड़ा था। ये देख उसके चेहरे की रंगत की बदल गई। तभी आरव की आवाज़ उसके कान में पड़ी,
आप चलिए भाई, मैं अभी आता हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ बाहर तेरा, आकाश ने सर्द आवाज में कहा और वहां से चला गया। उसके जाते ही आरव ने एक बार फिर दरवाजा लगाया। तभी मृणाली ने बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खोल धीरे से कहा, सुनो। बोलो। वो अलमारी में से मुझे मेरा दूसरा ब्लाउज निकाल कर दे दो। ये सुन आरव के होंठों पर शैतानी मुस्कान छा गई और वो बेड पर पसरते हुए बोला, खुद आकर ले लो। लेकिन मैंने आरव उसकी बात काटते हुए, हाँ तुमने कुछ पहना नहीं है, तुम्हें शर्म आ रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। पर शायद तुम भूल जाती हो, मुझसे कुछ नहीं छिप पाया। प्लीज तंग मत करो, मुझे दे दो वो ब्लाउज। इस पर आरव उठ खड़ा हुआ और अगले ही पल झटके से उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और मृणाली को जाकर दीवार से चिपका दिया। उसकी इस हरकत के लिए मृणाली तैयार नहीं थी, इसलिए उसकी आंखें फटी रह गईं। तभी आरव उस पर झुककर बोला, मेरे सामने ये लाज के पर्दे खोल डालो मणि, क्योंकि बहुत जल्द मैं हर तरह से तुम्हें खुद का बना लूंगा। कहकर उसने तुरंत झुककर उसके होठों को चूम लिया और पलक झपकते ही वहां से चला गया। मृणाली अब भी स्तब्ध खड़ी थी, उसे तो समझ तक नहीं आया कि यह अचानक से हुआ क्या। दूसरी तरफ ये कई मंजिला ऊंची खाली इमारत थी, जिसकी छत से शायद पूरा पटना दिख जाए। उसी छत पर इस समय कई आदमियों का हुजूम जमा था और उनके बीच में एक आदमी को बेरहमी से कुर्सी पर बांध रखा था। उसके ठीक सामने आरव अपनी हाथ में बंदूक फंसाए बैठा था। वो बार बार उस बंदूक से धीरे धीरे अपना माथा ठोक रहा था। साहू, पट्टी हटा, उसने अपने आदमी से कहा तो अब जाकर सामने बंधे शख्स के मुंह से पट्टी हटा दी गई और इसी के साथ वो आदमी फड़फड़ा उठा। मुझे माफ कर दो भाई, लालच में अंधा हो गया था, पर आई शपथ अब शिकायत का एक मौका नहीं दूंगा। वो आदमी गिड़गिड़ा ही रहा था कि तभी आरव उठा और अचानक से उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका मुंह खोला और धार धार 3-4 गोलियां लगातार उसके मुंह में उड़ेल दीं। पल भर में सांसें थम गईं उसकी। मारा गया वो बेरहमी से। खून के छींटे उस आरव के चेहरे पर आ गिरे तो उसने साहू की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। साहू ने उसकी हथेली पर रुमाल रख दिया, जिससे उसने अपने खून से सने चेहरे को साफ किया। मैं जानता था आरव रहेजा अपनी जबान से कभी नहीं पलट सकता। पीछे से छत पर आते हुए एक आदमी बोला। वो एक मोटा सा 40-45 वर्षीय आदमी था। आरव बिना मुने ही खून से सनी बंदूक की नोक साफ करते हुए बोला, इस वहम में कभी मत रहना पाटिल कि मैंने तेरे कहने पर इसकी सांसें छीनी। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि आरव रहेजा कभी धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए इस साले की मौत तो तय थी। कहकर उसने बंदूक कमर पर खुर्स ली और तुरंत साहू को इशारा कर वहां से चला गया। इधर रहेजा हवेली में अंजना की गोद भराई की रस्म हो रही थी। मिशा बहुत प्यार से अंजना के आसपास घूम रही थी, जिससे देखा जा सकता था कि दोनों में काफी बनती है। वही मुस्कान भी अपने कमरे में मौजूद थी। तभी मीरा वहां आई तो उन्हें देखते ही वो बोल पड़ी, क्या मैं नीचे नहीं आ सकती? नहीं, नीचे सभी रिश्तेदार मौजूद हैं और तुम घर की नई बहू हो। बिना तुम्हारी मुंह दिखाई रस्म के तुम उनके सामने नहीं जा सकती। जब ये शादी ही जबरदस्ती हुई है तो इन सब रस्मों का क्या फायदा? शादी चाहे जैसे हालातों में हुई हो, पर रस्में सारी पूरी की जाएंगी। बहू तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए यही खाना भिजवाती हूँ। कहकर वो जैसे ही जाने को हुई, तभी पीछे से मृणाली ने कहा, रुकिए। हाँ, मृणाली उनके पास जाकर बोली, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? मृणाली की आवाज भर्रा गई थी और आंखों में पानी उतर आया। उसे देख मीरा ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे एक पल में वो फूट कर रो पड़ी। जब से उसकी शादी हुई थी तब से आज जाकर उसे रोने के लिए एक कंधा मिल पाया था। मीरा की आंखें भी नम हो चुकी थीं। वो स्नेह से उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, जितना रोना है रो लो, बहुत सहा है तुमने। मृणाली सुबकते हुए, मुझे सुबह के बर्ताव के लिए माफ कर दीजिए। मैं आपसे इस तरह बात नहीं करना चाहती थी, पर मैं थक चुकी हूँ इन सब से। आखिर गलती क्या है मेरी? क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है? समझ लो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा चल रही है, जिसमें तुम्हें उत्तीर्ण होना है। जिस तरह तुमने कागजी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है, वैसे ही अब जिंदगी में हो रही परीक्षाओं को पार करना है। और मैं जानती हूँ तुम इसमें भी अव्वल आओगी। उनकी बात सुन मृणाली उनसे दूर हुई और उन्हें देखते हुए बोली, आपका पूरा परिवार मुझसे नफरत करता है, फिर आप क्यों मुझसे ऐसे पेश आती हैं? जरूरी नहीं पांचों उंगलियां एक जैसी हों। कहकर मीरा ने उसके आंसू पोंछे। और हाँ, मैंने कहा ना कि रस्में सारी निभाई जाएंगी, तो तुम्हारे पगफेरों की भी रस्म होगी, तब जाकर मिल लेना अपनी माँ से। ये सुन मृणाली का दिल धक्का रह गया। उसे याद आया कि आखिरी बार जब वो अपने माँ बाप बहन से मिली थी तो कितनी नफरत घोल के आई थी अपने खिलाफ उनके मन में। आखिर किस रूप में जाएगी वो वहाँ? वो लोग तो अब उसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। मीरा कमरे से जा चुकी थी और यहाँ उनके जाते ही मृणाली धम्म से जमीन पर जा गिरी। उसमें नहीं थी अब हिम्मत उनका सामना करने की। रात का वक्त लगभग 1 बजे मृणाली के कमरे का दरवाजा खुला। पूरे कमरे में अंधेरा था, केवल बेड किनारे जल रही एक लैंप की रोशनी फैली थी कमरे में।
आरव कमरे में आया और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। इस दौरान शीशे के द्वारा उसकी नज़र बेड पर लेटी मृणाली पर गई जिसकी पीठ दिख रही थी। अपनी शर्ट उतारकर उसने सोफे पर फेंक दी और फिर बिस्तर पर आकर लेट गया। उसके लेटते ही मृणाली अनायास ही नींद में उसकी तरफ मुड़ गई और अब उसका चेहरा ठीक आरव के सामने था। आरव ने मृणाली के चेहरे को लैंप की हल्की रोशनी में गौर से देखा। उसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था तो वही आंखें भी सूजी जान पड़ती थीं। आरव समझ गया कि वो रोई है। उसने धीरे से अपना एक हाथ उसके गाल पर रख दिया और उसे सहलाते हुए बोला, तुझे बहुत प्यार करना चाहता हूँ मणि। तेरे आंसू तकलीफ देने लगे हैं। सोचा था कर लूंगा तुझसे हर हद तक नफरत, पर हर बीतते पल के साथ तुझे तोड़ते हुए मैं खुद टूटता जा रहा हूँ। कहकर उसने धीरे से आगे बढ़कर मुस्कान के माथे को चूम लिया और फिर उसे अपनी बाहों में भर लेट गया। वही मृणाली भी नींद में उसकी बाहों में सिमट गई और उसने कसकर अपने हाथ आरव की पीठ पर लपेट दिए और अपना एक पैर उसके ऊपर धर दिया। उसके पैरों को अपने ऊपर देख आरव की भौहें सिकुड़ गईं। उसने धीरे से पैरों को हटाया तो मुस्कान ने दोबारा अपनी टांग उसके ऊपर रख दी। ये देख आरव ने गहरी सांस ली और फिर इस बार पैर हटाने की जगह उसे खुद के और करीब खींच लिया और उसे जकड़कर लेट गया। अगले दिन मुस्कान की जब आंख खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर अकेला पाया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो पूरी रात आरव से लिपटकर सो रही थी। वो उठी ही थी कि तभी किसी ने गेट नॉक किया। जाकर गेट खोला तो वहां रज्जो खड़ी थी। बहुओं का इतनी देर तक सोना ठीक नहीं। खैर मालकिन, मीरा ने आपके लिए ये साड़ी और कुछ गहने भेजे हैं, मुंह दिखाई की रस्म में इसे ही पहनना है। रज्जो ने हाथ में पकड़ा साड़ी का थैला और गहने मुस्कान को थमा दिए और वहां से चली गई। मुस्कान ने बेमन से वो साड़ी बिस्तर पर पटक दी और नहाने चली गई। वहीं नीचे मेहमानों की आवागवी शुरू हो गई थी। सब लोग उत्सुक थे रहेजा खानदान की नई बहू को देखने के लिए, क्योंकि आरव के चर्चे किसी से छिपे नहीं थे, इसलिए सभी व्याकुल थे ये जानने को कि आखिर राउडी आरव की पत्नी है कैसी। उधर कमरे में मुस्कान तैयार हो चुकी थी। उसने लाल रंग की सुंदर सी कांजीवरम साड़ी पहनी थी। कानों में सोने के झुमके, गले में पतला सा सोने का हार और मंगलसूत्र, बालों का प्यारा सा जुड़ा बनाया था। कुल मिलाकर हर दिन वो पिछले दिन से भी ज्यादा खुशबरत लगती थी, पर बस कमी सिर्फ एक चीज की थी, मुस्कुराहट। और इस गहने के बिना दुनिया का हर गहना फीका था। खैर कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे आई तो मीरा ने उसकी ढेर सारी बलाइयां ले लीं। इस दौरान उसकी मुलाकात अपनी जेठानी अंजना से हुई, जिसका बर्ताव बेहद रूखा था, पर मुस्कान को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस मूर्ति की तरह उन औरतों के बीचों बीच बैठ गई और मुंह दिखाई रस्म के आगे बढ़ते ही औरतों की तारीफें भी बढ़ती चली गईं। कोई थक नहीं पा रहा था मुस्कान की तारीफ करते करते। वहीं मुस्कान का ध्यान इन सब पर नहीं था। वो ना जाने किस चीज से परेशान हो रही थी। उसे बार बार अपने शरीर पर कुछ चुभता सा महसूस हो रहा था और अब वो चुभन चेहरे पर भी होने लगी। वो धीरे से उसे खुजलाती तो चुभन और बढ़ रही थी और देखते ही उसका पूरा शरीर भरभरा उठा। उसने जैसे ही अपने गोरे हाथों पर लाल रेशेस देखे उसी पल तेजी से चीखते हुए उठ बैठी। ये देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, सिवाय मिशा, अंजना और रज्जो के। बल्कि वो तो मुस्कुरा रही थीं। और यहाँ मुस्कान तड़प उठी। उसे अपने पूरे बदन पर असहनीय खुजली हो रही थी और अब उसने सबके सामने अपने से पल्लू निकाल दिया। मीरा उसके पास भागते हुए आई और उसे ये सब करते देख बोली, ये तुम क्या कर रही हो बहू, क्या हुआ तुम्हें। मृणाली की हालत बद से बदतर हुई जा रही थी और उसकी खुजली रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ही समय में उसके हाथ लाल पड़ गए और अब चेहरा भी लाल पड़ता जा रहा था। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब, मुझे पूरे शरीर पर इचिंग महसूस हो रही है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी रुआसी छूट गई क्योंकि वाकई उसके पूरे शरीर पर झुरझुराहट सी हो रही थी। कुछ ही पलों में वहां हड़बड़ी सी कट गई और मृणाली का लाल होता हुआ चेहरा देख मीरा घबरा उठी। हे देवी मैया, ये क्या हो रहा है। औरतें अलग से कानाफूसी में व्यस्त हो गई थीं। हे भगवान, ऐसी गोद भराई तो पहली बार देखी है। इधर हर बीतते पल के साथ मृणाली की बर्दाश्त से ये सब बाहर हो रहा था। वो अचानक से रोते हुए चीख पड़ी, कोई कुछ करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। उसकी हालत देख मीरा सन रह गईं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे हुआ क्या है। वो तुरंत मदद के लिए चली गई। इधर इतने में एक खिड़की पर लगे कांच पर मुस्कान की नजर गई तो मानो उसका कलेजा निकलकर मुंह को आ गया। उसने अपने चेहरे को देखा जो पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो इस वक्त बेहद भद्दी दिख रही थी। तभी अंजना के शब्द उसके कानों पड़े, लगता है देवर जी, आरव ने अपनी बीवी के गृह प्रवेश की रस्म के साथ साथ मुंह दिखाई की रस्म भी खास बना दी है। उसकी बात पर मृणाली स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब आरव ने किया है, पर बीते कुछ दिनों से वो जैसा उसके बर्ताव कर रहा था, साथ ही साथ उस कांच पर उसे चलाना काफी था मृणाली को यकीन दिलाने के लिए कि ये सब आरव का किया धरा है। वो तड़प कर चीख उठी और वही घुटनों के बल जा गिरी। उसका रोना बेहद दर्द भरा था, जिससे किसी का भी सीना छलनी हो जाए। उसी वक्त वहां आरव भागता हुआ आया, जिसे अभी खुद मीरा ही लाई थी।
उसने आते ही घुटनों के बल पड़ी मृणाली को इस कदर बिलखते हुए देखा तो मानो किसी ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हों। वो भागता हुआ उसके पास जा पहुंचा और तुरंत उसके पास बैठ उसने मृणाली का झुका हुआ चेहरा अपने हाथों में भर उसके सर को ऊपर उठाकर देखा तो सुन्न पड़ गया। पर इससे आगे वो कुछ भी कर पाता कि तभी मृणाली ने उसे खुद से दूर धकेल दिया और अगले ही पल सबके सामने आरव के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। ये देख तो अंजना, रज्जो और मिशा भी कांप उठीं, क्योंकि उन्होंने ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। वही मृणाली अब उठ खड़ी हुई और आरव पर चीखते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, खबरदार जो मेरे पास आने की कोशिश की। अरे अगर यही सब करना था तो सीधे तेजाब क्यों नहीं फेंक दिया मेरे मुंह पर, एक बार में सारा किस्सा ही खत्म हो जाता। बहुत शौक है न तुम्हें मुझे तकलीफ में देखने का, तो जश्न मनाओ, क्योंकि तुम अपनी हर घटिया चाल में कामयाब हो रहे हो, तिन तिन कर मार रहे हो मुझे। बस अचानक से मीरा उसके पास आई। हालांकि वो ऐसी हालत में मृणाली के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहती थी, पर उसको इस कदर आरव पर चीखते देख उनसे रहा नहीं गया। मीरा, आखिर समझती क्या हो तुम उसे? तुम्हें वाकई लगता है कि वो तुम्हारे साथ इतनी गिरी हुई हरकत करेगा? ओह, तो आ गई आप अपने बेटे की दलीलें सुनाने। आरव इस वक्त शांत खड़ा था, उसके चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे। इधर मीरा मृणाली से कुछ आगे बोलने को हुई कि तभी आरव ने उन्हें रोकते हुए कहा, बहुत हुआ। कहकर उसने मृणाली हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। वहीं मृणाली अपनी पूरी ताकत आजमा रही थी, पर उससे अपना हाथ ना छुड़ा पाए। कुछ घंटों बाद ये कोई हॉस्पिटल का वार्ड था, जिसके बिस्तर पर इस समय बेहोश मृणाली लेटी थी और वही कुछ दूरी पर खड़े डॉक्टर ने आरव से कहा, फोस्जीनोक्सिम नाम का एक केमिकल आता है जो कि किसी ने जानबूझकर इनके किसी ऐसे प्रोडक्ट में मिलाया जिसे ये अपने पूरे शरीर पर लगाती हों। फॉर एग्जाम्पल, इनके नहाने वाले पानी में शायद मिला दिया गया हो, पर अब फिक्र की कोई बात नहीं है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कल सुबह तक इन्हें आराम मिल जाएगा। हम इतना कहकर आरव ने अपनी नज़र मृणाली पर डाली। उसे कुछ घंटों पहले का उसका चीखना चिल्लाना याद आ गया, किस तरह वो तड़प रही थी कुछ वक्त पहले। अगले दिन मृणाली की जब आंख खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में ही पाया। उसे तुरंत कल हुआ वाकया याद आ गया, जिसे याद कर वो एक बार फिर नफरत से जल उठी। वो बिस्तर से खड़ी हुई और उसने अपना चेहरा शीशे में देखा तो अब वो लाल रेशेस मिट चुके थे, बिल्कुल पहले की तरह सामान्य चेहरा हो चुका था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो इस बार शांत रह जाती, क्योंकि उसके हिसाब से ये सब आरव का क्या धरा था। इसलिए वो तुरंत गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगी, पर उसी गलियारे में एक कमरा मिशा का था, जिसमें अंजना और मिशा की आवाज़ें हल्की हल्की बाहर तक आ रही थीं, जिन्हें सुन मृणाली के कदम अपने आप रुक गए। मिशा, मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी, अगर आरव भाई को जरा भी भनक लगी कि कल जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसमें हमारा था तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे हमें। अंजना, चुप करो, कुछ नहीं होगा। वैसे भी आरव उससे नफरत करता है और कल के बाद से तो और करेगा, क्योंकि उस बेवकूफ़ ने इतने सारे लोगों के सामने उस पर हाथ जो उठा दिया। देख लेना, आरव कभी उसे माफ नहीं करेगा। इधर बाहर खड़ी मृणाली का शरीर ढीला पड़ गया। एक तेज दर्द की लहर उसके खून में दौड़ पड़ी। कल का थप्पड़ उसके दिमाग में गूंज उठा, उसे पता भी ना चला और एक आंसू का कतरा उसके गालों पर लौट गया। रात हो चुकी थी और पूरा दिन बीत गया, पर मुस्कान आरव से ना मिल पाई, क्योंकि वो सुबह से आया ही नहीं था उसके पास। शादी के बाद शायद ये पहला ऐसा मौका था जब मुस्कान इतनी बेकरार हो उठी थी आरव से मिलने के लिए, पर उसका इंतजार मानो खत्म ही ना हुआ। उसके जहन में बार बार वो थप्पड़ गूंज रहा था और आखिर में वो सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई। उसकी रुआई छूट गई। भला मैं क्यों खुद को गिल्ट में डालूं? मैंने तो अनजाने में बस उसे एक तमाचा मारा, तब जाके मुझे इतना अफसोस हो रहा है, पर उसने तो मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। नहीं, मुझसे गलती जरूर हुई है, पर यह आरव के गुनाहों के आगे कुछ भी नहीं। इसलिए अब मैं हरगिज उसके बारे में नहीं सोचूंगी। पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि हाल ही में वो कितनी बड़ी यातना से बची है, क्योंकि अगर रंजीत या आकाश में से किसी के भी कानों में ये खबर पहुंच जाती कि उसने आरव पर हाथ उठाया है तो शायद अभी तक वो जिंदा ही ना बची होती। पर आरव ने सब संभाल लिया, क्योंकि जानता था वो इन सब के बाद मुस्कान को मार डालते वो लोग। रात के तकरीबन 2:30 बजे मुस्कान के कमरे का दरवाजा खुलता है, जिसमें से लड़खड़ाते कदमों के साथ आरव अंदर आया और आते ही उसकी नज़र सोफे पर लेटी मुस्कान पर पड़ी। उसने नफरत से उसे देखा और फिर अपनी शर्ट उतार जमीन पर फेंकते हुए बिस्तर पर औंधे मुंह जा गिरा। ये हलचल सुन मुस्कान की आंख तुरंत खुल गई और अगले ही पल आरव बिस्तर पर पड़ा हुआ उसे दिखाई दिया। अपने मन को लाख समझाने के बावजूद वो प्रायश्चित से भर उठी और अब धीरे धीरे चलकर उसके पास गई। उसे इस बार कुछ भी बोलने या करने में डर लग रहा था, पर जैसे तैसे हिम्मत बटोरकर उसने आरव को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसी पल आरव का पीठ के बल पलटना हुआ तो मुस्कान का एकदम से बैलेंस डगमगा गया और वो तुरंत उसके ऊपर जा गिरी। यहाँ आरव को भी खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, पर मुस्कान का डरा घबराया चेहरा गौर से देख वो उसकी लतों को कान के पीछे कर बोला, लड़खड़ाती जबान में बोला, ना जाने क्यों कोसते हैं लोग बदसूरती को, बर्बाद करने वाले तो हसीन चेहरे होते हैं।
उसकी बात पर मुस्कान ने एकदम से अपनी आंख खोल उसे देखा तो उसके मुंह से आ रही स्मेल से समझ गई कि आरव ने शराब पी है। तभी उसने मुस्कान को बिस्तर पर धकेल दिया और अब खुद उठ खड़ा हुआ, पर उसके कदम लड़खड़ा गए, जिन्हें देख मुस्कान एकदम से उसे संभालने के लिए भागी, पर तब तक आरव ने खुद को संभाल लिया था और मुस्कान को अपने करीब आता देख उसने तुरंत अपना हाथ आगे कर उसे रोक दिया। मुस्कान के कदम रुक गए। तुमने शराब पी है। उसके बात करने के ढंग से मुस्कान समझ चुकी थी कि वो बेहद नशे में है और ना जाने क्यों उसे एहसास भी हो रहा था कि आज उसने अपनी ये हालत सिर्फ मुस्कान की वजह से बनाई है। अनजाने में ही उसकी आंखें नम हो गई और वो धीरे से आरव के करीब बढ़ते हुए बोली, आरव प्लीज सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। हमारे दरमियां अब बातें रही ही कहाँ है करने को मनी। बस मैं तुझे जलील करूं और तू मुझे कर। आरव नशे में जरूर था, पर बावजूद इसके उसकी आवाज में अथाह क्रोध झलक रहा था। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई, पर आगे वो कुछ भी कहती कि तभी आरव एकदम से उसके करीब आया और उसे कमर से पकड़ खुद के नजदीक कर चिल्ला उठा, गलती? और कितनी गलती करेगी तू मनी, कितनी? तुझसे एक बात कहूँ, तूने प्यार तो मुझसे बहुत किया पर कभी भरोसा ना कर पाए। ये कहकर आरव ने झटके से उसे छोड़ दिया, जिससे वो सीधा जमीन पर जा गिरी। उसकी आंखों में आंसू उतर आए और अब भी वो आरव के शब्द गूंज रहे थे उसके दिमाग में। तूने प्यार तो मुझसे बहुत किया पर कभी भरोसा ना कर पाए। मुस्कान पागल हुई जा रही थी ये सब सुनते सुनते, पर उसे सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे थे। वो अपने आंसू पोंछ उठ खड़ी हुई और आरव के करीब जाकर उसकी बाहें पकड़ बोली, जिस भरोसे की बात करते हो तुम, उसे तुमने खुद तोड़ा था आरव। आखिर क्यों तुम मुझे गिरा हुआ दिखाने की कोशिश करते हो जबकि गलत तुम हो? आरव ने उसे दूर झटक दिया और दूसरी ओर मुड़ते हुए बोला, हट, मुझे नींद आ रही है, सोने दे। कहकर आरव जैसे ही आगे बढ़ा कि तभी मेज से उसका पैर टकरा गया। नशे में होने के कारण वो खुद को संभाल भी ना पाया और नीचे जमीन पर जा गिरा। इस दौरान बेड का किनारा उसके माथे पर जा लगा, जिसे देख मुस्कान भड़बड़ा उठी। वो तुरंत आरव के पास भागी और उसकी चोट को देखने लगी, जिसमें से खून रिस रहा था। हालांकि आरव को मानो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस चोट से। वो मुस्कान को खुद से दूर करना चाहता था, पर इस बार मुस्कान के आगे उसकी ना चल पाए। चुपचाप बैठे रहो, दिख भी रहा है कितनी चोट आई है। मुस्कान के चिल्लाने पर वो शांत हो गया। इतनी ज्यादा पी रखी थी उसने कि वो अब उससे लड़ने की ताकत खो बैठा था। मुस्कान तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लाकर वहीं जमीन पर बैठ उसकी चोट पर बैंडेड लगाने लगी और आरव अपनी नशे से भरी आंखों से बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रहा था। तो उधर मुस्कान का ध्यान केवल उसकी चोट पर था। आरव अचानक से उसके ऊपर झुक गया, जिस कारण मुस्कान के पैर मुड़ गए और वो जमीन पर जा गिरी। साथ ही उसी के ऊपर आरव था, जिसका किया धरा था ये सब। मुस्कान ने उसे हटाने की कोशिश की। सीधे बैठो आरव, मैंने चोट पर बैंडेड लगा दी ही, अब बेड पर लेटो चल के। मगर यहाँ उल्टा आरव ने अपना चेहरा मुस्कान के सीने में दफन कर दिया और उसके शरीर पर पूरी तरह से खुद का भार छोड़ते हुए बोला, चुपचाप लेटी रहो, मुझे बहुत नींद आ रही है। कहकर उसने कसके मुस्कान को अपनी मजबूत बाजुओं में जकड़ लिया और यहाँ मुस्कान की सांसें अटक गईं। उसने फिर से बोलने की कोशिश की, आरव प्लीज, बड़ा हूँ। इसके आगे के शब्द उसकी हलक में अटक गए, क्योंकि आरव ने उसके होंठों पर अपने होंठ दबा दिए थे। उसके मुंह से निकलती शराब की गंध अब मुस्कान और ज्यादा महसूस कर पा रही थी। वहीं नशे में होने के कारण आरव बहुत ही रिफली किस कर रहा था उसे। कई एक जगह उसने काट भी लिया था, पर मुस्कान ने भी आज उसे अपनी मनमानी करने दी और यूं ही उसके रुकने तक का इंतजार करने लगी। आरव उसे काफी देर तक किस करते हुए यूं ही उसके ऊपर सो गया और मुस्कान को अपनी गर्दन पर उसकी गहरी सांसें महसूस होने लगी, तो वो भी जान चुकी कि वो गहरी नींद में जा चुका है। उसने अब अपने छोटे छोटे हाथों से आरव का भारी भरकम शरीर खुद के ऊपर से हटाना चाहा, पर वो उसे हिला तक ना पाए। ओ गॉड, कितना भारी शरीर है, क्या करूं? मृणाली में अब और ताकत नहीं बची थी उस पर अपना जोर लगाने की। उसने कोशिश करना छोड़ दिया और कुछ देर बाद वो खुद सो गई। अगली सुबह आरव की जब नींद खुली तो पहले उसे कुछ समझ नहीं आया, पर कुछ ही पलों में उसे महसूस हुआ कि उसका ऊपरी शरीर का भार मुस्कान के ऊपर है और वो पूरी रात ऐसे ही सोया हुआ था। गर्दन उचकाते ही उसके सामने मृणाली का छोटा सा चेहरा आया, जिसे देख वो थमसा गया। कुछ पलों तक उसे यूं ही देखता रहा। अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी उसकी नज़र मृणाली के होंठों पर पड़ी, जिन पर हल्के हल्के कट का निशान था और सूख चुका हल्का सा खून लगा था। उसके होंठों की ये हालत देख वो समझ गया कि ये सब कल रात नशे में उसी का किया धरा था। अनायास ही उसके हाथ मृणाली के होंठों पर चले गए और वो अपने अंगूठे से उसके होंठ सहलाने लगा। किसी की छुअन महसूस कर मृणाली कसमसा उठी तो आरव अब उससे दूर हट गया। वो जैसे ही उठा ही उसी पल उसे अपने पूरे बदन जकन महसूस हुई, जो कि बेशक रात भर उल्टे सीधे लेटे रहने की वजह से थी। खैर, उसने 2-4 बार ढंग से अंगड़ाई ली और एक नज़र जमीन पर सिमटी बटूरी मृणाली पर डाली, तो अब झुककर उसे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और एक कंबल उसके ऊपर डाल बाथरूम में चला गया। वही लगभग 10-11 बजे के आसपास मृणाली की आंख खुली तो वो खुद को बिस्तर पर देख हैरान रह गई। उसका पूरा शरीर दर्द हो रहा था, पर इस समय उसके दिमाग में सिर्फ आरव था।
वो उससे बात करना चाहती थी क्योंकि अब वो इस गिल्ट में और नहीं रह पा रही थी, लेकिन कल जब आरव उससे मिला भी तो वो भी नशे में। वहीं दूसरी ओर पटना के किसी बाजार में अनिका घर के लिए कुछ खरीद कर रही थी। उसने स्लीवलेस शॉर्ट कुर्ती और जीन्स पहना था, कानों में मेटल के झुमके और बालों का बिखरा सा जुड़ा बना रखा था। किसी परचूनी की दुकान से वो कुछ सामान लेकर बाहर निकली ही थी कि तभी अचानक से उसे किसी ने पकड़ लिया और घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। अनिका को समझने का मौका तक ना मिला कि उसके साथ ये होने का लगा। कौन हो तुम, छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई। तभी उसकी नज़र उस लड़के बलवीर पर गई जो कि उसके कॉलेज में पढ़ता था। कहना गलत होगा कि वो पढ़ता था, क्योंकि काम उसके पूरे गुंडों वाले थे। वो अनिका की खुशबरती देख उस पर अपना दिल हार बैठा, लेकिन अनिका ने सबके सामने बेइज्जत कर उसे ठुकरा दिया, जिस कारण आज उसे ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा था। उसने खुद की मदद के लिए आसपास खड़ी भीड़ से गुहार लगाई, पर कोई आगे नहीं आया क्योंकि बलवीर कई आदमियों के साथ था और सबके हाथ में बंदूक थी। बहुत धाक थी उसकी पटना में। मेरा हाथ छोड़ो बलवीर, ये तुम सही नहीं कर रहे, अनिका उस पर चिल्लाते हुए बोली तो बलवीर ने अचानक से उसे खुद के करीब खींच लिया और उसकी कमर में हाथ फंसाकर हवस भरी नजरों से देखने लगा। तूने मेरी बेइज्जती की थी ना, मेरे प्यार को ठुकराया था, तो अब पूरी जिंदगी पछताएगी कि आखिर क्यों पंगा लिया तूने मुझसे। वो दांत पीसते हुए बोला, कितना डरपोक है तू बलवीर, एक लड़की को पकड़ने के लिए इतने कुत्ते उठाकर ले आया। कहते हुए अनिका ने अपनी घृणा से भरी नजरें बलवीर के आदमियों पर घुमाई तो बलवीर ने कसकर उसकी ठुड्डी पकड़ ली। यही जबान की वजह से आज तेरे साथ ये हश्र हो रहा है। बहुत मुंह चलता है ना तेरा, आज तेरा मुंह मैं बंद करूंगा। बलवीर अपने आदमियों से अनिका की हंसी उड़ाते चिल्लाया, क्यों रे रोकी, इसकी बहन को वो आरव रहेजा ने सबके सामने चूम डाला था ना, तो भला छोटी बहन के साथ नाइंसाफी क्यों हो। दोनों बहनों को बराबर हक मिलना चाहिए मजे लेने का। उसकी बात सुन अनिका झटपटा उठी दूर होने के लिए, पर बलवीर की पकड़ बहुत मजबूत थी। इधर बलवीर ने उसे खुद के बेहद नजदीक कर डाला और जैसे ही उसके होंठों को चूमने को हुआ कि तभी एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर आ गिरा। इस मुक्के के जोर को बलवीर जरा भी बर्दाश्त ना कर सका और तुरंत जमीन पर ढेर हो गया। कौन है साले जिसने मेरे ऊपर, कहते हुए वो रुक गया जब उसने सामने खड़े शख्स को देखा। इधर अनिका ने भी अपनी नजरें घुमाकर देखा तो हैरान रह गई। उस शख्स को देख, अनिका अब भी उस शख्स को देखे जा रही थी। तभी बलवीर हैरत अंगेज होते हुए बोला, साहू। हाँ, इस वक्त वहां साहू खड़ा था जिसने बलवीर के मुंह पर मुक्का जड़ा था। कद काठी उसकी भी अच्छी खासी थी। उसने काले रंग का घुटनों से ऊपर आता कसा हुआ कुर्ता पहना था और नीचे जीन्स, हाथ में महादेव के नाम का टैटू और एक चांदी का कड़ा। व्यक्तित्व उसका भी मजबूत था। तभी वो मुस्कुराते हुए बलवीर के पास एड़ी के बल जा बैठा और उसकी नाक से निकलते खून को अपनी उंगली से पोंछ बोला, ये क्या करने जा रहा था तू बलवीर? भरे समाज में एक लड़की के साथ ऐसी हरकत, ये पाठ तो उसे पढ़ा ना जिसके लिए काम करता है। बलवीर गुस्से से भर उठा, साला आरव रहेजा करे तो रामलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। उसने जमीन पर थूक दिया। साहू हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी कॉलर ठीक कर बोला, सही बोला, ये आरव रहेजा की लंका है और यहाँ वो रामलीला करे या रसलीला ये तय करने वाला तू कोई नहीं होता। कहते हुए अचानक से साहू ने बलवीर की कॉलर जोर से पकड़ ली और अब उस पर चिल्लाते हुए बोला, और अगर तू अगली बार इस लड़की के आसपास भी दिखाई दिया तो आगे कुछ भी देखने लायक नहीं बचेगा। क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा भी मन डोल गया इस पे? बलवीर का इतना कहना भर था कि साहू ने जोरदार हाथ उसके मुंह पर दे मारा, जिससे बलवीर के सारे पुर्जे खुल गए। तो वहीं अब बलवीर ने भी गुस्से में पलटवार करने के लिए हाथ उठाया कि तभी साहू ने एक और भूसा चिपका दिया। ना मुन्ना ना, साहू पर हाथ उठाने की गलती से भी मत करना वरना अंजाम तेरी सोच से परे होगा। बलवीर अपने आदमियों को देख गड़िया कर बोला, साले तुम लोग तमाशा क्या देख रहे हो, खड़े खड़े मारो इसको। पर यहाँ उन सभी आदमियों ने साहू को देख थूक निगलते हुए अपने कदम पीछे ले लिए, जिसे देख बलवीर की नसें तन गईं। साला सही कह रही थी ये छोकरी, कुत्ते ही पाल रखे थे मैंने। बलवीर अथाह क्रोध के साथ बोला तो अब साहू खड़ा हुआ और बाजार में लगी भीड़ देख चिल्लाया, निकलो रे सब के सब, यहाँ क्या नौटंकी चल रही है। उसकी तेज आवाज सुन सारी भीड़ हवा हो गई और अब साहू बलवीर को जमीन पर पड़ा देख आखिरी बार बोला, ये मेरी तुझे पहली और आखिरी धमकी है। तू किसी भी लड़की के आस मंडराता दिख गया तो मैं तुझे मर्द कहलाने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही साहू ने एक तेज लात बलवीर की टांगों के बीच उस नाजुक हिस्से पर दे मारी, जिससे वो दर्द के मारे तड़प उठा। कुछ पल वहां खड़े रहने के बाद वो अब जाकर अनिका की तरफ मुड़ा तो वो बिना किसी भाव के ये सब तमाशा देख रही थी। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं थे। साहू उसके पास आया और कुछ देर उसे देख बोला, अब तुम जा सकती हो, ये आइंदा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। और मेरी दी का क्या? अनिका ने छूटते ही उससे ये सवाल किया, जिसे सुन साहू के चेहरे के भाव बदल गए। तुम्हारी दी के लिए आरव है, उसकी फिक्र मत करो तुम, साहू बेफिक्री से बोला, जिसके बाद अनिका का पारा बढ़ गया।
अनिका, इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि तुमने जो किया है आज उसके लिए मैंने तुम्हारी जरा सी भी शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि हो तो तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक मेरी बहन से जबरदस्ती शादी करता है तो वहीं दूसरा मेरे सामने महान बनने का ढोंग करता है। साहू हो गया तुम्हारा, और भी कुछ बोलना है तो बोल सकती हो, मैं सुन लूंगा, क्योंकि आरव की तरह मुझे इतनी आसानी से और इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता, पर जब आता है ना। साहू ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, पर पता नहीं क्यों उसके इन शब्दों ने अनिका को जरा सा हमासा दिया। पर अगले ही पल वो फिर से उसकी आंखों में आंखें डाल बोली, तुम लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। गुस्सा, मारपीट, खून खराबा, यही सब तो आता है, और भी बहुत कुछ आता है, पर उसके लिए लायक लड़की नहीं मिली। कहते हुए इस बार साहू उस पर झुक गया। उसकी बात पर अनिका जरा सा कपका गई और अब ज्यादा बहस ना करते हुए तुरंत वहां से जाने लगी। गुंडा मवाली कहीं का, कोसकर वो अपनी तीखी आंखों से साहू को देखते हुए वहां से चली गई। इधर साहू उसकी अदा पर मुस्कुरा उठा, हम चटपटी है, मजा आएगा, रहे जा हवेली। मुस्कान तैयार होकर नीचे आई तो मीरा उसे रसोई में काम करती हुई दिखाई दी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उनसे नजरें मिलाने की, आखिर बात ही उसने इतनी बदतमीजी से की थी उनके साथ। मैं कुछ मदद करवाऊं, उसने हिम्मत कर कहा तो अब जाकर मीरा ने उसे देखा। नहीं, सब हो गया है, तुम्हारा खाना कमरे में भिजवाती हूँ, खा लेना। उन्होंने थोड़े रखे स्वभाव से बात की। किचन में इस वक्त कोई नहीं था, इसलिए मुस्कान ने यहाँ उनसे कल के लिए माफी मांगना उचित समझा और उनके पास आकर बोली, मैं जानती हूँ मेरे कल के बर्ताव से आप नाराज हैं, लेकिन मेरा आप में से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। हम उन्होंने बस इतना कहा और अपने काम में लगी रहीं। क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकती? मीरा, किस किस बात के लिए तुम्हें माफ करूं मृणाली? ये पहली बार नहीं है जब तुमने आरव को भरे समाज में जलील किया। मुस्कान, और मेरा क्या, मेरे साथ जो हुआ वो सही था क्या? आपने मेरी गलती तो पकड़ ली, पर आरव की हर गलती माफ। पहली बात तो तुम उसे आरव आरव कहना बंद कर दो। अचानक से मीरा की आवाज थोड़ी तेज हो गई। मीरा, हमारे घर में बहुएं अपने पति का नाम नहीं लेती, तो तमीज से बात किया करो उससे। मुस्कान, शायद आपके घर में सारे कायदे कानून सिर्फ औरतों के लिए ही हैं। हाँ हैं, और तुम्हें इन्हें मानना होगा क्योंकि तुम इस घर की बहू हो। कहकर वो तुरंत वहां से जाने लगी। तभी एक बार फिर मुड़कर उन्होंने मुस्कान की आंखों में देखते हुए कहा, और हाँ, आरव ने जो किया है उसके लिए मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगी, पर माफ तो मैं तुम्हें भी नहीं कर पाऊंगी मृणाली। शुरुआत में मुझे तुम पर तरस आता था, पर अब तुम्हारी बेवकूफियों पर तरस आता है। तो आखिर आप बता क्यों नहीं देती कि ऐसा कौन सा पाप कर बैठी हूं मैं? मुस्कान की आवाज भी तेज हो गई। अपने दिमाग की जगह अगर दिल का इस्तेमाल करना सीख जाओगी तो तुम्हें तुम्हारे हर सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। कहकर मीरा पल भर में वहां से चली गईं, और मुस्कान एक बार फिर सवालों से घिर गई। रात का वक्त था, प्यास के मारे मुस्कान की नींद टूट गई। आरव आज रात भी कमरे में नहीं आया था और इस बार भी मुस्कान उसका इंतजार करते करते सो चुकी थी। कमरे में उस समय पानी मौजूद नहीं था, इसलिए उसे नीचे जाना पड़ा। फ्रिज से पानी निकालकर उसने ग्लास में डाला और एक घूंट पी ही पाई थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। वो तुरंत पलटी, पर कोई नहीं था। शायद उसका वहम था। यही सोच उसने दोबारा ग्लास को मुंह से लगाया कि तभी अपनी गर्दन पर किसी की सांसें महसूस हुई। वो एक बार फिर मुड़कर खड़ी हो गई, पर इस बार भी कुछ नहीं दिखा। दोनों बार उसका वहम कैसे हो सकता है? पक्का वहां कोई था। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, तो मजबूरन मानना पड़ा कि उसे भ्रम ही हुआ था। वो अब बोतल को वापस फ्रिज में रखने लगी कि तभी अचानक किसी ने पीछे से ही अपना एक हाथ उसके पेट पर तो दूसरा मुंह पर रख दिया ताकि वो चिल्ला ना सके। यानी वो उसका वहम नहीं था। इस अचानक हुई हरकत पर मुस्कान अंदर तक हिल उठी। वो खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद में थी और वो उस शख्स उसे पीछे की ओर खींचकर उसकी गर्दन पर अपनी नाक रख बदन से उठ रही भीनी भीनी खुशबू को सूंघने लगा। मुस्कान इतना तो जान चुकी थी कि ये जो कोई भी है पर आरव नहीं है, क्योंकि आरव की छुअन से आज तक उसे घिन नहीं आई थी, पर यहाँ उसका पूरा शरीर घृणा से भर उठा। वो शख्स मजबूती से उसका पेट मसल रहा था और अपनी नाक उसकी गर्दन और कंधे पर रगड़ रहा था। वहीं मुस्कान के आंखों से झरझर आंसू बह उठे। उस शख्स ने ऐसे पकड़ा था उसे कि उसके हाथ तक दब गए, पर तभी मुस्कान ने तुरंत हरकत में आकर अपने पैर का इस्तेमाल कर एक जोरदार लात उस शख्स के घुटनों पर दे मारी, जिससे अपने आप उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। और यहाँ मुस्कान ने ज्यों ही पलट कर देखा तो उसकी आंख फटी रह गई। आप उसके ठीक सामने आकाश खड़ा था, जो कि आंखों में बेहद दरिंदगी लिए उसे देख रहा था। हालांकि अंधेरा जरूर था, पर इतना नहीं कि किसी को देख ना पाए। वो दोनों अब भी बेहद करीब खड़े थे। मुस्कान इससे पहले कुछ भी कह या कर पाती कि तभी क्या हो रहा है ये सब? इस आवाज को सुन आकाश सकपका गया और तुरंत मुस्कान से कुछ कदम पीछे हट गया। तो वहीं मुस्कान ने अब वहां हाल ही में आए आरव को देखा। उसे देख वो भागकर उसके सीने से लग जाना चाहती थी, लेकिन उसी पल आकाश के मुंह से निकले शब्दों को सुन वो जमसी गई। ये कैसी चरित्रहीन लड़की ब्याह कर लाया है तू आरव? आकाश ने कहा तो मुस्कान दंग रह गई। इतने शोर शराबे के बीच घर के सभी लोग इकट्ठे हो गए।
वहीं अंजना आकाश के पास जाकर बोली, क्या हो गया जी, आप लोग इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे। उसी वक्त वहाँ रंजीत का आना हुआ और उनके आते ही आकाश बोला, बाबूजी हम कह रहे थे कि ये लड़की जबान से ही नहीं बल्कि चरित्र से भी गिरी हुई है, और आज देख भी चुके हैं। क्या कहना चाहते हो तुम आकाश? रंजीत ने सीधा सवाल किया। हमारी तो जबान तक ना साथ दे रही इसकी करतूतें बताने के लिए, कहकर उसने अपनी नज़र आरव पर घुमाई और अब उसके पास आकर धीरे मगर भारी आवाज में बोला, क्या बात है आरव, इस कुल्टा की प्यास तुमने अभी तक बुझाई नहीं क्या, जो आज ये अपने जेठ पर डोरे डालने लगी। आकाश के ये भद्दे बोल सुनते ही मुस्कान के कदम डगमगा गए तो वहीं आरव ने अपने हाथ की मुट्ठियां कस ली। उसके जबड़े तक कसने लगे थे। आकाश के शब्दों को सुन मीरा को भी धक्का सा लगा था। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो आकाश? अच्छे से पता है माँ, सवाल करने हैं तो वो इससे करिए। मुस्कान अब तुरंत होश में आई। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अपनी घिनौनी हरकत का इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहे हैं ये। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वहीं आरव अब भी शांत खड़ा था। मुस्कान चीख चीख कर खुद को सही साबित करने में जुटी थी, वो भी तब जब हाल ही में उसने आकाश के इतने घटिया रूप का सामना किया। अंजना पति की पक्ष लेने लगी, अरे वो तो हम शुरू से ही जानते हैं कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इतनी गिरी हुई लड़की इस घर की बहू है। छी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो। चुप, रंजीत की तेज आवाज गूंज उठी। लड़की, तू इतनी बदचलन निकलेगी, अगर इस बात का अंदाजा मुझे जरा भी होता तो तुझे इस घर की बहू कभी ना बनने देता। आकाश मुस्कान को देख बोला, सही कह रहे हैं आप बाबूजी, इस कुल्टा को यहाँ नहीं बल्कि कोठे पर होना चाहिए। इतनी गिरी हुई हरकत करती है, ऊपर से झूठ बोलकर मुझे फंसाना चाहती है। झूठ आप बोल रहे हैं भैया। काफी देर की खामोशी के बाद आरव के मुंह से सबसे पहले ये शब्द निकले जिन्हें सुन सबकी सांसें थम गईं। वही मृणाली, जो शायद कब से इंतजार कर रही थी आरव के कुछ बोलने का, उसे कभी नहीं लगा था कि इन हालातों में वो उसका साथ देगा। क्या क्या कहा तूने? आकाश हैरान सा उसे देखते हुए बोला। आपने सही सुना, झूठ आप बोल रहे हैं। आरव का चेहरा अब सर्द था। रंजीत गुस्से में चिल्लाए, तुम कहना क्या चाहते हो आरव? इतनी घिनौनी हरकत के बाद भी तुम इस लड़की की तरफदारी कर रहे हो। आरव, तरफदारी नहीं बल्कि वो बोल रहा हूँ जो सच है। रंजीत, अच्छा, और क्या सबूत है तुम्हारे पास इसे सही साबित करने का? इस बार आरव की आवाज भी तेज हो उठी। उसे सही साबित करने के लिए मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें 10 कमियां हो सकती हैं, पर मैं कभी ये मानने को तैयार नहीं कि उसके चरित्र में दाग है। आरव के शब्द सुनकर मुस्कान के होंठों पर अनायास ही एक दर्द भरी मुस्कान फैल गई। आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, पर अब ये दुख के नहीं थे। वाह छोटे, लगता है इसने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया है। आकाश ने तंज कसा। आरव हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपना सिर हिलाकर अब आकाश के कंधे पर अपना हाथ रख बोला, आप जानते हैं ना भैया, आज जो कुछ भी हुआ इन सब में अगर इस वक्त आपकी जगह कोई और होता तो क्या हश्र करता मैं उसका। आरव, रंजीत चिल्लाए, देखा बाबूजी, यही तो ये लड़की चाहती थी, दो भाइयों के बीच फूट पड़वाना, और वही हुआ। अंजना ने गुस्से में कहा। यहाँ आरव के बर्दाश्त से सब बाहर हो रहा था, तभी उसने आव देखा ना ताव और कोने में रखा वास उठाकर जमीन पर फेंक दिया। मीरा देख सकती थी कि वो अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, और वाकई गुस्से के मारे उसकी सांसें तेज चलने लगीं। तभी वो सबकी ओर देख चिल्लाया, और एक आखिरी बात कान खोलकर सुन लो सब लोग, उससे मेरी आपसी रंजिश चाहे कुछ बनी रहे, पर खबरदार जो किसी ने भी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं यहाँ जीते जागते इंसान को लाया हूँ, ना कि किसी खिलौने को जिससे जो चाहे वो खेल सके। कहकर वो अब सीधा मुस्कान के पास आया और उसे खींचता हुआ अपने साथ ले गया। उसका क्रोध देख वो भी कांप उठी और यहाँ घर में सन्नाटा पसर चुका था। आई नो कहानी थोड़ी ज्यादा सीरियस मोड पर चली गई है, पर डोंट वरी, मैं हूं ना। विंकिंग फेस कल के बाद से ढेर सारा रोमांस और दिलचस्प ट्विस्ट मिलने वाले हैं। यहाँ आरव जैसे ही मुस्कान के साथ कमरे में दाखिल हुआ, उसी पल मुस्कान तुरंत उसके सीने से जा लगी और फूट कर रो पड़ी। उसने अपने हाथ कसके आरव की कमर पर लपेट रखे थे, तो वहीं आरव भावहीन चेहरा लिए सीधा खड़ा रहा। वो जानता था मुस्कान इन सबसे बेहद डर चुकी है। उसने धीरे से उसे अलग किया। रोना बंद करो, अब कोई कुछ नहीं करेगा, उसने भारी आवाज में कहा। तभी उसका फोन बज उठा। कॉल रिसीव कर वो कुछ देर बाद बोला, ठीक है, मैं बस निकल ही रहा हूँ। कहकर उसने एक नज़र मुस्कान पर डाल कहा, सो जाओ, रात हो गई है। इसके बाद अलमारी खोली और उसमें से अपना कुछ ज़रूरी सामान निकालने लगा। तभी मुस्कान उसके पीछे आकर बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, आने में हो सकता है 10-15 दिन लग जाएं। उसका ध्यान अब भी अपने सामान पर था, पर यहाँ मुस्कान का तो दिल बैठ गया उसके जाने की बात सुन। वो तुरंत उसकी बाजू पकड़ बोल उठी, 10-15 दिन? इतने दिन में यहाँ अकेली कैसे रहूंगी, जैसे अब तक रहती आई हो। कहकर उसने अलमारी बंद की और अब मुस्कान के हैरान परेशान चेहरे को देखने लगा। नहीं, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ।
मैं यहाँ अकेली नहीं रह पाऊंगी। मुस्कान गिड़गिड़ा उठी। उसके जाने की बात पर उसे रोना आ रहा था। रोना बंद करो, मैंने कहा ना, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, पर मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहना चाहती आरव, प्लीज मुझे अकेला छोड़कर ना जाओ। मुस्कान ने उसकी बाजू पकड़ ली। बच्चों की तरह जिद करना बंद करो और चुपचाप लेटो जाकर, मुझे देर हो रही है। आरव का पत्थर जैसा दिल उसकी हालत पर भी पिघलने को तैयार नहीं था। नहीं, मुझे कोई आराम वाराम नहीं करना, मुझे नहीं रहना है यहाँ। वो रोते हुए जिद पर अड़ गई, जिससे अब आरव का दिमाग गर्म हो गया। वो अचानक से उस पर चिल्ला उठा, चुप, अब अगर और ये आंसू टपकाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और किस लिए रो रही हो तुम? तुम्हें खुश होना चाहिए इस समय कि कुछ दिनों तक मेरा साया तुम पर नहीं रहेगा, इसलिए अब ये रोना धोना बंद करो। वहीं मुस्कान एक पल को उसकी ऊंची आवाज सुन चिहुक जरूर गई, पर अगले ही पल उसका रोना और ज्यादा बढ़ गया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं रहना यहाँ। तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ ले चलो मुझे, पर यहाँ ना छोड़कर जाओ। उसके आंसुओं को देख आरव का दिमाग खराब होने लगा। उसने कसकर अपने बालों में हाथ घुमाए और अचानक से मुस्कान की बाजू पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोला, शुटुप, ये नौटंकी करना बंद कर दो अब, वरना बहुत बुरा होगा। आरव, सहसा मीरा की तेज आवाज उसके कान में पड़ी। उसने दरवाजे पर देखा, मीरा खड़ी है, जिन्हें देख उसने धीरे से मुस्कान की बाहों पर पकड़ ढीली की और तभी मीरा उसके पास आकर तेज आवाज में बोली, मुस्कान तुम्हारे साथ जाएगी आरव? उनकी बात पर आरव की नसें तन गईं और मैं उसे हरगिज नहीं ले जाने वाला माँ। आरव भी दबी मगर भारी आवाज में बोला, क्यों नहीं ले जाएगा तू उसे? शादी की है तूने उससे, तो अब ये जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी तुझे। मीरा की इतनी तेज आवाज पहली बार सुनी थी मुस्कान ने। मैंने ये शादी इन झूठी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए नहीं की है। आरव चिल्ला उठा, तूने चाहे किसी भी वजह से क्यों ना की हो, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बस फिलहाल ये जानती हूँ कि बहू तेरे साथ जाएगी और जरूर जाएगी। ना जाने क्यों पर इस बार आरव कुछ नहीं कह पाया और अपना सिर झटककर कमरे से बाहर जाने लगा। उसे जाते देख मुस्कान की एक बार फिर उम्मीद टूट गई। वो जैसे ही उसे रोकने को हुई कि तभी मीरा ने उसका हाथ पकड़ अपनी पलकें झपकाकर उसे शांत रहने को कहा। और इधर आरव ने दरवाजे पर आकर अपने कदम रोक लिए और बिना मुड़े ही बोला, 5 मिनट में अपना सामान पैक करके नीचे आओ, अगर 1 मिनट की भी देरी हुई तो फिर पड़ी रहना यहाँ। कहकर वो चला गया। उसके जाते ही मुस्कान ने कसके मीरा को गले लगा लिया और सिसकते हुए बोल पड़ी, थैंक यू, यकीन नहीं होता कि तुम आरव के साथ जाने के लिए इतनी खुश हो रही हो। मीरा की इस बात का खुद मुस्कान के पास कोई जवाब नहीं था। तभी मीरा उसे खुद से अलग कर बोली, अब फटाफट अपना जरूरी सामान ले लो, अव्वल दर्जे का सनकी है वो, अगर 1 मिनट भी तुम्हें लेट हुआ तो चला जाएगा। मुस्कान अब जाकर उनकी बात सुन हल्की मुस्कुराए और फटाफट से बैग पैक करने लगी। जल्दबाजी में उसके दिमाग में जो आया वही रख पाए। आधे अधूरे कपड़ों को पैक कर वो जाने लगी वहां से। तभी एक पल के लिए रुककर मीरा से बोली, मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया है वो माफी के काबिल नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मीरा ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रख कहा, देवी मैया से बस यही प्रार्थना रहेगी मेरी कि तुम दोनों के बीच सारे गिले शिकवे दूर हो जाएं। और हाँ, अब वक्त मिल रहा है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब जानने का, इस मौके को गंवाना मत। अब जाओ, देर हो रही है। मुस्कान ने उनके पैर छुए और कुछ देर बाद वहां से चली गई। अंडस्को 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 अंडस्को। नहीं, एक तेज चीख के साथ मुस्कान किसी भयानक सपने से जागी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरा पसीने से भर गया। कुछ देर बाद जब उसने खुद को शांत किया तो अब जाकर उसका ध्यान आसपास गया। वो इस समय किसी कमरे में थी जो कि बिल्कुल अपरिचित था उसके लिए। तभी उसे याद आया कि पिछली रात जब वो आरव के साथ फ्लाइट से मुंबई लैंड हुई थी तब एक गाड़ी उन दोनों को रिसीव करने आई थी और उस गाड़ी में बैठने के कुछ देर बाद ही मुस्कान की आंख लग गई। उसके बाद क्या हुआ और वो कब यहाँ पहुंची कुछ पता नहीं। उसने अब भी कल रात वाले कपड़े पहने थे। दीवार पर लगी घड़ी पर जब उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा दोपहर के 2 बज रखे थे। ओह गॉड, मैं इतनी देर तक कैसे सो गई? वो धीरे से बोली और अब बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसने गौर से इस कमरे पर नजर दौड़ाई तो बस गिना चुना सामान ही उसे यहाँ दिखा। ये रहेजा हवेली जैसा बहुत बड़ा कमरा नहीं था पर बहुत छोटा भी नहीं। जरूरत भर का सामान मौजूद था, जैसे बेड, अलमारी, टेबल, लैंप, अटैच्ड बाथरूम और एक ड्रेसिंग टेबल। उसकी नज़र दरवाजे पर गई और वो उसे खोलकर तुरंत बाहर हॉल में निकल आए। आरव, उसने आवाज़ लगाई पर कोई जवाब न आया और अब उसने पूरा घर देखा। ये एक 2 BHK अपार्टमेंट था। बहुत बड़ा नहीं था पर बहुत छोटा भी नहीं था। घर और रसोई को एक नज़र देख मुस्कान ने अनुमान लगाया कि शायद यहाँ आरव अकेले ही रहता होगा, पर भला उसका यहाँ क्या काम हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, आखिर बहुत पहुँच है उसकी। ना जाने कौन कौन से गैर कानूनी काम चलते होंगे।
फिलहाल मुस्कान का तो यही सोचना था। खैर, उसे कहीं भी आरव नहीं मिला और मेन डोर बाहर से लॉक था। वो चुपचाप जाकर हॉल में पड़े सोफे पर जाकर बैठ गई। तभी उसकी नज़र खुली बालकनी पर गई। अनायास ही उसके होंठों पर मुस्कान तैर उठी और वो भागकर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। और यहाँ से अब पूरा मुंबई दिख रहा था उसे। बड़ी बड़ी इमारतें, चींटियों की तरह काम में लगे लोग, गाड़ियों से भरी सड़कें। पता नहीं क्यों, पर शादी के बाद आज शायद पहला ऐसा लम्हा आया था जब वो खुलकर सांस ले रही थी। उसे इस समय ऐसा लग रहा था कि वो किसी काल कोठरी से रिहा होकर आए हो। बिहार में हवेली थी जरूर हर सुख सुविधाओं से पूर्ण, पर हर पल उसे वहां घुटन का एहसास होता था। लेकिन यहाँ इस छोटे से अपार्टमेंट में कितना सुकून महसूस हो रहा था। सामने देखते देखते अचानक उसकी नज़र नीचे चली गई। डर के मारे उसने अपने कदम पीछे ले लिए और अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त कितनी ऊंचाई पर थी। नीचे चल रहे लोग उसे चींटियों के समान छोटे दिखाई दे रहे थे। मुस्कान को ऊंचाई से डर लगता था, थोड़ा नहीं बल्कि हद से ज्यादा। फोबिया था उसे हाइट से, इसलिए जब उसकी नज़रें नीचे सड़क पर पड़ी तो वो घबरा उठी। लगभग 3 घंटे के बाद आरव घर आया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसकी नज़र सामने खड़ी मुस्कान पर गई, जो उसे देखते ही भागकर उसके गले आ लगी। उसने अपने पैर जमीन से उठा लिए थे, जिस कारण आरव को तुरंत उसे थामना पड़ा। वो रो रही थी। आरव को समझ नहीं आया कि आखिर उसे हुआ क्या है। अब क्या हुआ? तुम्हारा कल रात का रोना अभी तक खत्म नहीं हुआ। और इसके आगे वो कुछ भी कहता कि तभी उसकी नज़र अपने घर पे गई। आंखें फटी रह गईं घर की हालत देख। पूरा सामान टूटा फूटा इधर उधर पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो घर ना हो के कोई कबाड़ खाना हो। उसने तुरंत मुस्कान को खुद से दूर कर कहा, ये सब क्या है? हाँ, घर की ये हालत कैसे हुई? तो मुस्कान सुबकते हुए बोली, वो चूहे। वॉट? आरव हैरान रह गया। तो मुस्कान अब तुरंत बोल पड़ी, इस घर में चूहे हैं, और वो भी 2-2। और पता है कितने बड़े बड़े हैं। आपके पास इतना पैसा है पर चूहे भगाने वाली दवाई तक नहीं ले सकते। उसकी बात सुन आरव का दिमाग खराब हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो किस बला को यहाँ अपने साथ ले आया। उसने कसके अपने बाल नोच लिए और घर के अंदर आकर चुटकी बजाते हुए मुस्कान से कहा, चलो तुरंत काम पर लग जाओ। जब तक मैं नहाकर आऊं तब तक सब मुझे साफ मिलना चाहिए, वरना उन्हीं चूहों को तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। कर दूंगी साफ, पर पहले इन चूहों को तो भगाओ आप। मुस्कान का ध्यान इस वक्त आरव के गुस्से पर नहीं, केवल चूहों पर था। नहीं भगाऊंगा। तुम्हें बहुत शौक चढ़ा था ना कल तक यहाँ मेरे साथ आने का, तो अब भुगतो। कहकर आरव कमरे में जाने लगा तो मुस्कान तुरंत उसके पीछे पीछे आए और उसकी बाजू पकड़कर बोली, प्लीज भगा दो ना उन चूहों को, मुझे सच में बहुत डर लगता है उनसे। मैं हर बात मानूंगी आपकी, पर शट अप। ये क्या आपकी लगा रखा है तुमने? आरव की तेज आवाज सुन मुस्कान से हम गई। फिर उसने धीरे से नजरें झुकाकर कहा, वो आपकी माँ ने कहा कि उनके घर में बहुएं अपने पति का नाम नहीं लेती और उनसे तमीज से बात करती हैं। ओह, पर आप कहकर अगर तुम मुझे साथ साथ गालियां बकती रहो तो उसे तमीज नहीं कहते। मैंने कब गाली दी? गाली तो आप देते हो, वो भी इतनी गंदी गंदी। छी। मुस्कान ने तुरंत उसे घूरते हुए कहा। वहीं आरव का दिमाग खराब हो गया था उसके मुंह से बार बार आप सुनकर। उसे आदत नहीं थी उसके मुंह से इतनी तमीज की। आरव ने अब कसके उसकी बाजू पकड़ी और उसे झकझोरते हुए चिल्लाया, बस बहुत हो गया तुम्हारा, अब अगर एक और शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो जबान काट डालूंगा। समझ आई बात? मुस्कान डर गई और तुरंत उसने अपनी गर्दन हाँ में मटका दी तो आरव कुछ पल उसे घूरते हुए कमरे में चला गया। यहाँ मुस्कान अब लाचारी से पूरे हॉल पर अपनी नज़र घुमाई तो उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। आखिर क्या जरूरत थी चूहों पर इतना सामान फेंकने की? खुद का ही काम बढ़ा लिया उसने। अब उसने साड़ी का पल्लू कमर पर खुरसा और फूक फूक कर कदम रखते हुए साफ सफाई करने लगी। वहीं आरव कमरे में आकर सीधा बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाकर उसने अपनी काली कमीज निकाली, जिसके साथ ही अब उसके सीने पर मौजूद जख्म साफ साफ दिखने लगा। खून रिस रहा था, यानी जख्म ताज़ा था, और आरव को मानो कोई फर्क ना पड़ा इससे। वो शावर खोलकर उसके नीचे खड़ा हो गया। पानी बदन से होता हुआ नीचे बह रहा था, जिसके साथ उसके सीने पर मौजूद वो खून भी बहता गया। अचानक उसने अपने हाथ की मुठ्ठियां कस ली और उसके माथे की नसें अब तनने लगी थीं। बहुत भयानक लग रहा था वो इस समय। कुछ देर बाद वो नहाकर कमरे में लौटा। उसने इस वक्त केवल एक टॉवल लपेट रखी थी। उस जख्म पर उसने मरहम लगाया और एक काली टी शर्ट और लोअर पहनकर बाहर हॉल में आ गया। उसने देखा कि अब पूरा हॉल साफ था और मुस्कान सोफे पर अपने पैर समेटे बैठे थी। उसको देख वो तुरंत खड़ी हो गई। तो आरव उसके पास आकर बोला, खाना कौन बनाएगा? मैं। हाँ तुम, पर मुझे नहीं आता। ये बात तुम पहले भी कह चुकी हो। कहकर आरव अपने हाथ फैलाकर सोफे पर रखते हुए बैठ गया और सामने चल रही टीवी देखने लगा। क्या बनाऊं? फ्रिज में रॉ चिकन रखा है, जाकर बनाओ। आरव का ये कहना भर था कि मुस्कान चीख उठी। क्या चिकन? आरव एक बार में सुनाई नहीं दिया। मुस्कान, लेकिन तुम।
मेरा मतलब आप जानते हो, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। आरव, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम शाकाहारी हो या मांसाहारी, मुझे आज के खाने में चिकन खाना है, मतलब खाना है। मुस्कान पर आरव, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। मुस्कान चुप हो गई। चिकन नाम सुनकर ही उसका तन बदन से हर उठ रहा था और यहाँ तो आरव उसे बनाने की बात कर रहा था। एक तो उसे खाना बनाना नहीं आता, ऊपर से बनाना भी था तो चिकन। वो रसोई में गई और अपने कांप रहे हाथ से उसने फ्रिज खोला। नाक बंद कर फ्रिज में से चिकन निकाला तो वो मांस देखकर ही वो घृणा से भर गई। अचानक उसे उल्टी आ गई, जिससे वो भागकर किचन के सिंक के पास गई और वहां उल्टी कर दी। चून की रसोई ओपन थी, इसलिए आरव आराम से ये सब होता हुआ देख पा रहा था। इधर मुस्कान ने उल्टी कर अपना मुंह पोंछा, तब तक आरव उसके पास आ गया। वो आराम से खड़ा होकर उसे देख रहा था। मुस्कान के आंसू निकल आए। प्लीज आरव, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। उसे रोते देख आरव मुस्कुराया। उसने अपने हाथ में मुस्कान का चेहरा भर लिया और उसके आंसुओं को अंगूठे से पोंछते हुए बोला, मैंने कहा था ना, मेरे साथ मत आओ। तुम्हें मौका मिल रहा था कुछ दिन सुकून भरे बिताने का, पर तुम्हें ये मंजूर नहीं हुआ। और पटना में मैंने तुम्हारी जितनी भी तरफदारी की, उससे अपने दिमाग में ये फितूर तो बिल्कुल मत बिठा लेना कि मेरे मन में तुम्हारे लिए जरा भी नरमियत है, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ भी करने का हक सिर्फ मुझे है, चाहे वो तुम्हें हंसाना हो या रुलाना। आरव की पकड़ उसके गालों पर मजबूत होती जा रही थी। वहीं मुस्कान एक बार फिर टूटकर बिखर गई उसकी बातें सुन। वो जो क्षण भर की खुशियां आई थी उसके दामन में आरव ने अब उन्हें भी छीनकर फेंक दिया था। आरव उससे दूर हुआ। अब ये आंसू बहाना बंद करो और तुरंत अपने काम पर लगो, कहकर वो कमरे में चला गया और यहाँ मुस्कान का शरीर जम चुका था। उसने लाचारी से अपनी नज़र चिकन पर डाली और मन मारकर उसे बनाने लगी। जब कभी उसने अपनी माँ को सब्जी बनाते देखा था, इसलिए जैसा उसे याद आता गया वैसा वो करती गई। कुछ देर बाद आरव खाने के लिए बाहर आया तो उसने डाइनिंग टेबल पर जली हुई रोटियां देखी और बाउल में चिकन। वो देखते ही समझ गया था कि खाना कैसा बना होगा, पर फिर भी चुपचाप बैठ गया और खाना खाने लगा। नमक कम, मिर्ची ज्यादा थी, चिकन भी कच्चा था और रोटियों की तो पूछो ही मत। खैर, वो मुस्कान से उम्मीद भी क्या कर सकता था। उसे पता था कि खाना खाने लायक तो बिल्कुल नहीं बनेगा। वहीं मुस्कान किचन काउंटर के पास गर्दन झुकाए खड़ी थी। उसका शरीर अब भी कांप रहा था, जबकि चिकन बनाने के बाद वो 20 बार अपने हाथ धुल चुकी थी। आरव जैसे तैसे पेट भरकर उठ खड़ा हुआ और हाथ धोकर कमरे में जाने लगा। तभी मुस्कान पीछे से बोली, मुझे नहाना है। उसकी बात सुन वो मुड़ा तो क्या मैं नहलाऊं तुम्हें? नहीं, मेरे पास कपड़े नहीं है। और पटना से बैग भरकर क्या लाए थी? पत्थर, उसमें कुछ साड़ियां हैं बस, पर मैं अपने अंदर के कपड़े लाना भूल गई। ये कहते हुए मुस्कान ने अपनी गर्दन झुका ली। उसकी बात पर आरव मुस्कुराया और उसके करीब आते हुए बोला, तो दिक्कत क्या है? इस घर में वैसे भी मेरे अलावा और कोई नहीं है, तुम अगर कपड़े नहीं भी पहनोगी तो भी। आरव, अचानक मुस्कान चिल्लाई। चिल्लाओ मत, यहाँ ऊंची आवाज करने का हक केवल मुझे है। इस बार आरव की आवाज तेज थी। वो अब तक उसके नजदीक आ खड़ा हुआ और उसने मुस्कान का हाथ पकड़ उसे खुद के करीब किया और उस पर झुकता हुआ धीरे से बोला, तो अभी तक नहाया नहीं है तुमने? ये तो गलत बात है। आई डोंट लाइक अनहाइजीनिक पीपल्स। उसकी बात पर मुस्कान को गुस्सा आया। मैं अनहाइजीनिक नहीं हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं थे तो भला कैसे मैं? वो इससे आगे कुछ ना बोल पाए। आरव ने उसको होंठों को सिल दिया और बेहद मजबूती से उसके निचले होंठ को सक करके बोला, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सारी दिक्कत सुलझा दूंगा। कहकर आरव ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और कमरे में जाकर उसे बाथरूम के अंदर ले गया और जाकर पैरों से ही उसने दरवाजा लगा दिया। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मुस्कान उसकी गोद में झटपटा उठी। मैं क्या करने जा रहा हूँ इस बात का अंदाजा तुम्हें अभी हो जाएगा। ये कहते ही आरव ने उसे गोद से नीचे उतारा और शावर के नीचे खड़ा कर दिया। सुनो ना, कहे क्या? सुनो ना दिल मेरा, सुनो ना, सुनो जरा। तेरी बाहों में मुझे रहना है रात भर, तेरी बाहों में होगी सुबह। अपने ऊपर ठंडा ठंडा पानी गिरते देख मुस्कान जरा कांप उठी, पर अब उसे संभलने का वक्त कहाँ मिलने वाला था, क्योंकि आरव ने तुरंत उसके होंठों को अपने मुंह में भर लिया और तेजी से उसे चूमने लगा। बेइंतहा, बेइंतहा, यूं प्यार कर बेइंतहा। देखा करूं सारी उम्र तेरे निशा, बेइंतहा, कोई कसर ना रहे, मेरी खबर ना रहे, छू ले मुझे इस कदर, बेइंतहा। उसने मुस्कान के हाथ अपने हाथ में फंसा के दीवार पर लगा दिए और अब गहराई के साथ उसके होंठों में डूबने लगा। शावर से गिर रहा पानी दोनों को भिगो रहा था और उसी गिरते पानी को आरव मुस्कान के लबों से सक कर रहा था। सांसों में अजीब सी जंग छिड़ चुकी थी। जब सांसों में तेरी सांसें घुली तो फिर सुलगने लगे एहसास मेरे मुझसे कहने लगे। हाँ, बाहों में तेरी आके जहां दो यूं सिमटने लगे, सैलाब जैसे कोई बहने लगे। हॉल में चल रही टीवी की आवाज उनके कानों तक पड़ रही थी, जिसमें एक गाना बज रहा था, खोया हूं मैं आगोश में, तू भी कहां अब होश में। मखमली रात की होना सुबह, बेइंतहा,
इस वक्त आरव और मुस्कान दोनों की आंखें बंद थीं। मुस्कान उससे दूर होना चाहती थी पर आरव उसमें उतना ही चूर होता गया। वो अब उसके होंठों को छोड़ गर्दन चूमने लगा, दूसरे हाथ से साड़ी का पल्लू निकाल दिया और दोनों होंठों को ले जाकर उसकी पीठ पर कसकर पीछे से उसके ब्लाउज का हुक खोलने लगा। गुस्ताखियां कुछ तुम करो, कुछ हम करें, इस तरह शर्मा के 2 साए हैं जो मुंह फेर ले हमसे यहाँ। आरव ने ब्लाउज को कंधे से नीचे सरकाकर उसकी गर्दन और कंधों को चूमा, साथ ही साथ एक हाथ से उसकी साड़ी खोलने लगा और अगले ही मिनट में वो साड़ी जमीन पर पड़ी थी। मुस्कान आधे खुले ब्लाउज और पेटीकोट में रह गई, पर कुछ ही लम्हों में आरव ने वो ब्लाउज भी उसके सीने से अलग कर दिया। एक एक कर उसके कपड़े जमीन पर गिर रहे थे और आरव उसके भीगे जिस्म को लगातार अपने तड़पते लबों से छू रहा था। हाँ, छू तो लिया है ये जिस्म तूने, रूह भी चूम ले। अल्फाज भीगे भीगे क्यों है मेरे, हाँ यूं चूर हो के मजबूर हो के कतरा कतरा कहे। एहसास भीगे भीगे क्यों है मेरे। कुछ पलों बाद वो हल्का सा दूर हुआ और फौरन अपनी टी शर्ट निकाल फेंकी। एक बार फिर अब उसने अपने शरीर का दबाव मुस्कान के ऊपर डाल दिया और अपना हाथ उसके कोमल सीने पर रख दिया। मुस्कान की सांसें तेज हो गईं, पर आरव उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने तुरंत उसकी ब्रा निकाल फेंकी और अपने होंठ उसके सीने में दबा दिए। मुस्कान अब पछता रही थी कि आखिर क्यों उसने अपने कपड़ों की बात उससे छेड़ी। अच्छा खासा वो जा रहा था, क्या जरूरत थी सोते शेर को ललकारने की। आरव उसे चूमते हुए अब नीचे की ओर बढ़ने लगा। घुटनों के बल बैठकर वो बेख्याली में उसके पेट और नाभि पर पड़ रही पानी की बूंदों को चूमने लगा। वो पानी की बूंदें मुस्कान के बदन पर किन्हीं पारदर्शी मोतियों की तरह चमक रही थीं। अपने दांत का सहारा लेकर आरव ने उसके पेटीकोट की डोरी खोली, जिससे वो सीधे जमीन पर जा गिरा और अब मुस्कान केवल एक इनमे उसके सामने थी। वो अपने उंगली को उसके पैरों से सहलाता हुआ ऊपर जांघों तक ले आया तो मुस्कान ने अनजाने में ही अपने हाथ उसके कंधों पर कस दिए। आरव के होंठ अब भी उसके पेट पर मचल रहे थे और मुस्कान की आंखें बंद थीं। वो अब उठ खड़ा हुआ और गौर से उसकी बंद पलकों को देख एक बार फिर उसके लबों को चूम लिया। पानी ठंडा था, पर बावजूद इसके आरव को कोई फर्क ना पड़ा, क्योंकि मुस्कान और आरव का शरीर लावे की तरह तप रहा था। 2 बेखबर भीगे बदन, हो बेजब भीगे बदन, ले रहे रात भर अंगड़ाइयां बेइंतहा। तभी मुस्कान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आंख खुलते ही उसकी नजर आरव के सीने पर गई, जिस पर गहरे खंजर का निशान था। मगर आरव उसकी गर्दन चूमने में व्यस्त रहा। तभी अनायास ही मुस्कान की उंगलियां उस चोट पर चली गईं। ये जख्म। आरव उसकी बात पर रुक गया और कुछ देर बाद अपनी गर्दन उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए अपने लबों को उसके लबों से टकराते हुए बोला, तुम्हारे दिए जख्म से बहुत छोटा है मनी। कहते ही उसने फिर उसके होंठों को अपने मुंह में भर लिया। इधर मुस्कान के दिमाग में मीरा के कहे वो शब्द गूंज रहे थे, अब वक्त मिल रहा है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब जानने का, इस मौके को गंवाना मत। ये याद कर मुस्कान ने कसके अपनी आंखें भींच ली। कुछ देर बाद आरव उसे बाथरूम से बाहर ले आया। आरव का चेहरा सख्त था और मुस्कान की आंखें बंद। उसके बदन पर केवल एक काली रंग की शर्ट थी, जो बेशक आरव की थी। आरव ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया और गौर से उसके थक चुके चेहरे को देखने लगा। उसे पता तक नहीं चल पाया था कि उसके किस करते समय मुस्कान कब सो गई। खैर, आरव अब भी शर्टलेस था, मात्र एक टॉवल लपेट रखी थी। मुस्कान को देख एक गहरी सांस ली उसने और फिर ड्रॉर से एक सिगरेट निकाल के बालकनी में खड़े होकर लंबी लंबी कश भरने लगा। रात में मुंबई पूरी तरह से जगमगा उठी थी, तो वहीं सिगरेट का धुआं अपने सीने में दफन करते हुए आरव पूरे शहर पर अपनी नजर घुमाने लगा। उसी वक्त उसका फोन बज पड़ा। ये कोई 11-12 बजे का समय था। उसने अंदर आकर अपना फोन उठाया और दूसरे शख्स की बात सुन बेड पर सो रही मुस्कान को देख बोला, उसको पकड़ के रख, मैं आ रहा हूँ। इस वक्त वो हद से ज्यादा भयानक जान पड़ रहा था। उसकी नजरें बिना एक पलक झपकाए मुस्कान को देखे जा रही थीं। तभी अपने होठों पर लगी सिगरेट उसने जमीन पर फेंक डाली और उसे अपने पैरों से कुचल दिया। कुछ एक घंटों बाद एक बड़े से गोदाम में इस समय कई आदमियों की भीड़ जमा थी और इनमें से कोई भी सभ्य तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। सभी पहुंचे हुए गुंडे जान पड़ते थे और इनमें से एक शख्स साहू भी था। तभी सामने वाले पक्ष से एक शख्स बोला, क्या बात है साहू, सुना तो था समय का पक्का है आरव रहेजा, पर ये क्या, इतना वक्त बीत गया पर अभी तक कोई नामो निशान नहीं। ये शख्स साहू का विरोधी जान पड़ता था। साहू मुस्कुराया और अपनी गन की नोक साफ करते हुए बोला, फिक्र मत कर माथुर, जब वो आएगा तो तुझे खुद पता चल जाएगा। साहू का इतना कहना भर था कि तभी उस गोदाम में गोली चलने की आवाज गूंज उठी। इस आवाज का पीछा सब लोगों ने किया तो सामने अंधेरे में आरव एक आदमी को कॉलर से पकड़कर घसीटता हुआ अंदर ला रहा था। जैसे जैसे आरव उजाले में आ रहा था वैसे वैसे सबकी आंखें बड़ी हो रही थी। तभी माथुर ने अपनी नजर अपने आदमी पर डाली जिसके सर में गोली लगी थी और वो जमीन पर मरा पड़ा था, जिसे घसीटते हुए आरव उन सभी आदमियों के बीच आ खड़ा हुआ और झटके से उस आदमी को माथुर के पैरों पर फेंक दिया। साला बड़े कमजोर आदमी पाल रखे हैं तूने माथुर, ये तो मेरे एक बार में ढेर हो गया। आरव अपने हाथ झाड़ता हुआ बोला। अपने आदमी को मरा हुआ देख माथुर का खून खौल उठा। मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू आरव,
यहाँ तुझे बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उसकी बात पर आरव जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी खतरनाक थी। फिर वो एक जगह पर जाकर आराम से बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, बर्बादी, ये शब्द भी अपने आप में ही कितना खौफनाक है ना माथुर। और आरव रहेजा को खौफनाक चीजें बहुत पसंद हैं। तो बर्बादी होकर रहेगी किसकी, ये तुझे बहुत जल्द पता चलेगा। इस बार माथुर भी मुस्कुरा उठा। यहाँ कम से कम 20 आदमी मौजूद थे, जिनमें से आधे माथुर के थे। वो भी अब बैठकर आरव की आंखों में आंखें डाल बोला, बहुत घमंड है तुझे खुद पर, लेकिन इतना घमंड ठीक नहीं। इस वहम में मत रहना आरव कि ये तेरा पटना है। ये मुंबई है मेरी जान, और यहाँ का राजा वही बनता है जिसके जिस्म में नहीं बल्कि जिगर में दम होता है। माथुर अपना सीना ठोक कर बोला, यानी तू जिगर वाला नहीं है माथुर, तभी तो इतने सालों में भी एक पत्ता तक नहीं हिला पाया, और मुंबई हिलाना तो दूर की बात है। आरव ने कहा तो अब माथुर जोर जोर से हंसने लगा और फिर एक गोली हवा में चलाकर बोला, च च च च, तेरी बातों में बहुत वजन है आरव, काश तू यहाँ टिक पाता, पर अफसोस। इतना कहते ही माथुर उठ खड़ा हुआ और तेजी से आरव के पास आकर उसकी खोपड़ी पर बंदूक तान बोला, बहुत अफसोस होगा ये जानकर कि पटना में अपनी धाक जमाकर रखने वाला आरव रहेजा मुंबई में इतनी बुरी मौत मारा गया। माथुर इस पल खौफनाक लग रहा था। उसे खुद पर बंदूक ताने देख आरव ने अपने आदमियों पर नजर डाली, तभी माथुर की एक भयानक हंसी पूरे गोदाम में गूंज उठी। वो अब आरव का उपहास उड़ाते हुए बोला, क्या सोच रहा, मैं तुझ पर बंदूक ताने खड़ा हूं और तेरे ये आदमी शांत क्यों खड़े हैं। माथुर मुस्कुराया, तू फंस चुका है आरव, बहुत बुरा फंसा है। सिर्फ 10 लाख लगे मुझे तेरे इन कुत्तों को खरीदने के लिए। माथुर की बात पर आरव के चेहरे की नसें तन गईं और उसके भाव देख अब माथुर को बेहद सुकून मिला। वो जीत चुका था और आरव अब यहाँ चारों तरफ से फंस चुका था। अब माथुर ने गन की ट्रिगर दबाए और जैसे ही बंदूक चलाने को हुआ तभी आरव के होंठों पर मुस्कान पसर गई। उसकी मुस्कान देख माथुर के हाथ जम गए। क्यों रे आरव, अपनी मौत को इतने करीब से देख पागल हो गया है। आरव अब भी मुस्कुरा रहा था, तभी उसने आराम से माथुर की बंदूक का मुंह पकड़ा और उसे अपने माथे से चिपकाते हुए जबड़े कसकर बोला, चला गोली। आरव की अकड़ देख माथुर की खिसक गई। उसने अगले ही पल बंदूक की ट्रिगर दबा दी और कुछ भी नहीं हुआ, गोली खाली चली गई। माथुर की भौहें सिकुड़ गईं। वो एक के बाद एक गोली चलाता गया पर सब खाली चली गईं। उसे समझ नहीं आया कि आखिर बंदूक से सारी गोलियां गईं कहाँ। क्या हुआ, मार नहीं पाया मुझे, आरव ने कहा तो माथुर का खून उबल गया। तभी आरव ने अपने हाथ की मुट्ठी खोली जिसमें गोलियां देख माथुर की आंखें फटी रह गई। उन गोलियों को जमीन पर फेंक अब आरव आराम से पैर पसार कर बैठ गया। भुन डालो साले को गोली से, माथुर अपने आदमियों से चिल्लाया। उसकी नजरें अब भी आरव पर थीं। काफी देर तक उसे कोई गोली चलने की आवाज नहीं आई तो आरव मुस्कुराते हुए बोला, इतने में ही बौखला गया तू माथुर, जरा एक बार पीछे पलट कर तो देख। उसके कहने पर माथुर ने धीरे से सवालिया लहजे में अपनी गर्दन घुमाई तो खुद अंदर तक हिल गया, क्योंकि सारे आदमी खुद उसी पर बंदूक ताने खड़े थे। ये देख माथुर का होश ठिकाने ना रहा, तभी पीछे से आरव की आवाज उसके कान में पड़ी, तूने 10 लाख में मेरे आदमियों को खरीदा नहीं, बल्कि मैंने खुद उन्हें तुझे बेचा था। च च च च कहते हुए आरव उसके सामने आ खड़ा हुआ। तेरी गलती ये नहीं कि तूने खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझा, बल्कि तेरी गलती ये है कि तूने मुझे बेवकूफ समझ लिया। ये बोलते ही आरव ने एक तेज घूंसा उसके मुंह पर जड़ दिया, जिससे वो जमीन पर ढेर हो गया और अब माथुर की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो चुकी थी। आरव एड़ी के बल उसके पास जा बैठा और उसकी कॉलर पकड़ झकझोरते हुए बोला, बोल अब कैसी मौत चुनना पसंद करेगा तू, बंदूक से या खुद मुझसे। आरव छोड़ दे मुझे, मैं वादा करता हूँ कभी तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा। तुझे जो करना है वो कर, लेकिन मेरी जान बख्श दे। पल भर में माथुर की सारी अकड़ हवा हो गई। उसे बिलखता देख आरव के होंठों के किनारे मुड़ गया और वो उसे एक और घूंसा मार के बोला, चल मान ली मैंने तेरी बात, छोड़ दिया तुझे। और फिर मतलब ये कि मेरा क्या फायदा तुझे जिंदा छोड़ने में। आरव की बात का माथुर मतलब नहीं समझ पाया। तभी साहू की आवाज आई। साहू बहुत मासूम जान पड़ता है साला, पता नहीं यहाँ तक कैसे पहुंच गया। आरव तू जो कहेगा वो करूंगा मैं, अचानक से माथुर बोल पड़ा, जिसे सुन आरव और बाकी सब हंस पड़े। अब आरव उसकी कॉलर छोड़ उसे सीधा बिठाता हुआ आराम से बोला, अक्ल आ गई रे तेरे में। माथुर अब भी सकपकाया हुआ था, पर करना क्या है मेरे को। आरव वही जो अब तक करता आया है। माथुर क्या समझा नहीं मैं। आरव खड़ा हुआ और फिर से अपनी जगह पर बैठता हुआ बोला, अब तक तू राशिद के लिए काम करता आया है, पर अब मेरे लिए करेगा। ये सुन माथुर की आंखें फैल गईं। ये तू क्या कह रहा है आरव? वही जो तूने सुना, साहू बोला, पर मैं उसको छोड़ अगर तेरे साथ आ गया तो राशिद मार डालेगा मेरे को। किसने कहा कि तू उसे छोड़ रहा है? आरव ने कहा तो माथुर हैरानी से उसे देखने लगा। अब साहू उसके पास आकर बोला, तू काम तो राशिद के लिए ही करेगा, पर सिर्फ इसलिए ताकि तू उसके सारे अड्डों का ठिकाना हमें दे सके। तुझे हमारा खबरी बनकर रहना है अब।
और अगर कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मेरी बंदूक और तेरी खोपड़ी। माथुर राशिद मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर उसे पता चला कि मैं उसको धोखा दे रहा, और अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहकर आरव ने एक गोली ठीक उसके सर के ऊपर चला दी, जिसके बाद माथुर की तबीयत ढीली हो गई। उसके पास आरव की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। अंडस्को आरव को सुबह के लगभग 4 बज चुके थे। घर आते आते कमरे में जाकर उसने देखा कि मुस्कान जानवरों की तरह बिस्तर पर सो रही है। हाँ, जानवरों की तरह, क्योंकि उसके पैर कहीं जा रहे थे और शरीर कहीं। चादर जमीन पर गिर चुकी थी, जिस वजह से उसके गोरे नग्न पैर साफ दिखने लगे। उसे देख आरव अब अपनी कमीज उतारता हुआ बिस्तर तक आया और शर्ट जमीन पर फेंक बेड पर बैठ गया। सबसे पहले उसने मुस्कान को सीधा लिटाया और फिर उसके बदन पर चादर डाल दिया। सुबह चेहरे पर पड़ती धूप के साथ मुस्कान की नींद खुली। उसने जोरदार अंगड़ाई लेकर अपनी आंखें खोली और बिस्तर से उठ बैठी। खुद पर ध्यान दिया तो देखा उसने केवल एक शर्ट पहनी है। उसे याद आया कि कल रात आरव जब उसे बिना थके किस किए जा रहा था तब उसकी कब आंख लगी और उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। इन सब ख्यालों में वो डूबी ही थी कि तभी उसे बाहर हॉल से कुछ खटपट की आवाज आई, जिसे सुन अब वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई और बिना अपने हुलिये पर ध्यान दिए बाहर आ गई तो उसने देखा कि शर्टलेस आरव किचन में खाना बनाने में लगा पड़ा है। उफ, शरीर देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिम में खूब पसीना बहाया है। बात कद काठी और सूरत की हो तो हर लड़की के ख्वाबों का राजा बन सकता है वो। उसका ये रूप मुस्कान ने पहली बार देखा था। अक्सर मार धाड़ खून खराबा करता हुआ ही वो उसे नजर आया था, पर आज किचन में करते देखना मुस्कान के लिए वाकई हैरानी वाली बात थी। वो अनायास ही कमरे की चौखट से टिककर खड़ी हो गई और हाथ बांध खड़ी होकर उसे देखने लगी। उसके बदन पर केवल एक काले रंग की शर्ट थी और बाल बिखरे हुए खुले थे। चेहरे पर नींद से टूटा निखार अलग से दिख रहा था। तुम्हें यूं देखकर कहीं खाने की जगह मैं तुम्हें ही ना खा जाऊं। अचानक से आरव अब भी अपना ध्यान काम पर लगाए मुस्कान से बोला। उसकी बात सुन वो डगमगा उठी और तब जाकर उसे होश आया कि इस पल वाकई उसने कपड़ों के नाम पर कुछ नहीं पहना है। वो तुरंत कमरे में भागने लगी, पर आरव की आवाज सुन उसके कदम रुक गए। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फिर कभी चलने लायक नहीं बाचोगी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फिर कभी चलने लायक नहीं बाचोगी। कहकर आरव ने अब किचन छोड़ा और मुस्कान की तरफ बढ़ने लगा। उसके बेहद करीब आकर उसने पीछे से उसको बाहों में भर लिया और एक हाथ पेट पर ले जाता हुआ बेहद धीमी आवाज में बोला, जब तक यहाँ हो तब तक यूं ही रहो, आगे से मेरे सामने साड़ी वाड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं। आरव का ये नया आदेश सुन मुस्कान की आंखें बड़ी हो गईं। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये बेहुदा शर्त मानूंगी तो बहुत गलत सोच रहे हो, मुस्कान ने तुरंत कहा। आरव अब उसके कानों के पीछे अपना चेहरा ले जाकर बोला, और अगर तुम ये सोच रही हो कि यहाँ मैं तुम्हारी मर्जी से चलूंगा तो बेशक बहुत गलत सोच रही हो। उसने मुस्कान के कान को चूम लिया और अपना हाथ उस शर्ट के अंदर ले जाने लगा। मुस्कान के शरीर में जकड़न सी होने लगी। हालांकि कई बार वो उसे छू चुका था, पर एहसास हर दफा नया सा होता था, जैसे पहली बार छू रहा हो। पर इस बात में कोई फसाना नहीं है कि चीज तो तुम कमाल की हो। आरव उसकी गर्दन पर नाक चलाता हुआ बोला। मुस्कान, मैं कोई चीज नहीं। आरव हो, मेरे लिए वही हो। मुस्कान, कब तक ऐसा बर्ताव करने वाले हो तुम मेरे साथ? आरव, ताउम्र, और अगर बस चला तो अगले कई जन्मों तक। मुस्कान, और मेरा वो ऐसा क्या गुनाह है जिसे तुम अगले कई जन्मों तक माफ नहीं कर सकते? उसकी आंखों से आंसू की बूंद लुढ़क गई। आरव, क्या तुम नहीं जानती? वो अब भी उसकी गर्दन में खोया हुआ था। उसकी आंख बंद थी। मुस्कान, नहीं, मैं नहीं जानती। बताओ मुझे आखिर क्या कसूर है मेरा? आरव, कसूर? हा, एक हो तो बताऊं। मुस्कान, मुझे। आरव, शश, नो मोर क्वेश्चंस। उसने खामोश कर दिया मुस्कान को। आरव के हाथ लगातार उसके बदन पर थिरक रहे थे। अपने हाथ से वो उसके पैर सहलाने लगा और यहाँ गर्दन पर होंठ रख उसे चूमने लगा। उसने झटके से उसे मोड़ा और बिना पल गवाए उसके होंठों को चूम लिया। ये किस ज्यादा लंबी नहीं थी। आरव ने अपने दांत से उसके निचले होंठ को काटकर उसे खुद से दूर झटक दिया। वही मृणाली, जिसने अपना आंख बंद कर ली थी, वो हैरान रह गई उसकी हरकत देख। तभी आरव उसे ऊपर से नीचे देख कहा, कमरे में जाओ, कपड़े रख दिए हैं मैंने। कपड़ों से उसका मतलब मुस्कान के इनवियस से था। आरव पलटा और वापस रसोई में जाने लगा कि तभी मुड़कर उसने मुस्कान से कहा, और हाँ, आज काली रंग की ब्रा पहनना। आरव ने उसे आंख मारी और ये सुन मुस्कान का चेहरा लाल पड़ गया। वो तुरंत रूम में भाग गई। लगभग आधे घंटे बाद साड़ी लपेटकर वो बाथरूम से बाहर आए। उसने आज तक ज्यादातर वेस्टर्न कपड़े ही पहने थे। साड़ी, लहंगा, गाउन, ये सब बस वो ओकेजन्स पर पहना करती थी, पर अब उसे हर रोज ये 5 मीटर की साड़ी लपेटनी पड़ती थी, जिससे बेशक उसे चिढ़ मचती थी, पर कर भी क्या सकती थी। लेकिन आज उसने यूं जैसे तैसे उस साड़ी को लपेट लिया, बस क्योंकि कोई नहीं था यहाँ उसे देखने वाला सिवाय आरव के। तैयार होकर वो बाहर आई तो पूरा हॉल खाने की सुगंधित खुशबू से महक रहा था। वो नहीं जानती थी कि आरव को खाना बनाना भी आता है, और वो भी इतना अच्छा।
वैसे भी कल रात में भी उसने कुछ नहीं खाया था तो भूख भी जोरों की लगी थी। वो तुरंत डाइनिंग टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। इधर आरव किसी से फोन पर बात कर वहां आया और मुस्कान को देख चेयर पर बैठ अपने लिए नाश्ता लगाने लगा। मुस्कान भी खाने को उतावली थी, पर जैसे ही उसने आरव की प्लेट में ब्रेड ऑमलेट देखी तो उसका दिल दुख गया। कल रात भी वो चिकन की वजह से कुछ नहीं खा पाए और आज सुबह भी यही हो रहा था। उसकी आंख भर आईं। मुझे भी भूख लगी है। उसकी धीमी सी लाचारी भरी आवाज सुन किसी का भी दिल पसीज जाए, पर यह आरव था। मैंने मना नहीं किया तुम्हें खाने से, आरव ऑमलेट की बाइट लेता हुआ बोला। तुम जानते हो मैं ये सब नहीं खाती। उसकी आवाज भर्राने लगी। तो फिर रहो भूखी। और उसके ये शब्द सुन मुस्कान की रही बची उम्मीद भी टूट गई। वो तुरंत वहां से कमरे में भाग गई और जाते ही तुरंत बेड पर गिरकर रोने लगी। उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, ऊपर से आरव का ये रवैया। किस किस चीज को लेकर वो अपने आंसुओं को रोकती, इन्हें तो बहना ही था। उसके सुबकने की आवाज आरव को बाहर तक आ रही थी, जिन्हें सुन माथे की नसें तन गईं और वो खाने की प्लेट उठाकर उसने जमीन पर फेंक दी। लगभग 1 घंटे बाद मुस्कान की नींद किसी की छुअन से खुली। वो कुछ देर पहले रोते रोते ही सो चुकी थी। उसे अपनी पीठ पर आरव के शरीर का भार महसूस हुआ, जिसके एहसास से वो पूरी तरह जाग गई। मनी, वो बेहद धीमे से उसके कान में बोला, और ताज्जुब ये था कि बहुत नरमियत थी उसकी आवाज में। उठो, खाना नहीं खाओगी, कब तक भूखी रहोगी यूं? वो अब भी उतने ही प्यार से बोला, जिसे सुन मुस्कान तुरंत पलटी और यहाँ आरव ने उसे बेड पर बिठा दिया। उसके सामने खाने की प्लेट रख उसमें से एक निवाला तोड़ मुस्कान के मुंह के करीब ले जाकर बोला, लो खाओ इसे। मुस्कान तो बस सदमे में बैठी उसे देखे जा रही थी। यकीन कर पाना मुश्किल था कि ये वही आरव है। उसे इतने प्यार से पेश आते देख आंसू छूट गए उसके और कांपते हुए वो निवाला मुंह में लिया। वो ना जाने कब से तड़प रही थी इस प्यार के लिए जो आखिरकार आरव उसे अब दे रहा था। कितनी मोहब्बत से वो उसे खाना खिला रहा था। पूरा खाना खत्म होने के बाद जब आरव ने पानी का ग्लास उसके करीब बढ़ाया, पर तभी अचानक से वो ग्लास छुटकर जमीन पर गिर गया, जिससे कांच टूटने की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी और उसी पल मुस्कान हड़बड़ाहट के साथ इस खूबसूरत ख्वाब से जाग गई। ख्वाब देख रही थी वो, जिसमें आरव का प्यार भरा रूप उसके सामने था और जिसकी शायद अब वो सिर्फ कल्पना ही कर सकती थी। पर कांच टूटने की आवाज केवल एक सपना नहीं था, क्योंकि बाहर आरव के हाथ से सच में एक ग्लास गिरकर जमीन पर बिखर गया था। ये आवाज सुन मुस्कान बाहर आई तो एक बार फिर उसने आरव को किचन में जुटा हुआ देखा। वो फिर से खाना बना रहा था। पर क्यों? मुस्कान का अब जरा भी मन नहीं था उसके सामने जाने का, इसलिए तुरंत मुड़कर कमरे में आ गई। बेड पर अपने पैर मोड़कर बैठ गई वो, और चेहरे में मानो कोई रंगत ही नहीं बची थी। कुछ था तो सूजी हुई आंखें, उतरे हुए होंठ और बेरंग गाल। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी कि तभी उसके सामने एक खाने की प्लेट बढ़ा दी गई, जिसमें भिंडी, दाल, चावल और रोटी थी। उसने अपनी गर्दन उचकाकर देखा तो वहां आरव खड़ा था। वो कभी उस खाने की प्लेट को देखती तो कभी आरव को, और वहीं आरव काफी देर तक खड़ा ये तमाशा देखता रहा। मुझे निहारना हो गया हो तो खाना शुरू करोगी? मुस्कान को अब भी लग रहा था कि वो फिर से कोई सपना देख रही है। उसने खुद को तेजी से नोच लिया। सस इतने तेज नोचने पर वो सिसक उठी। तभी आरव ने वो प्लेट बेड पर रख दी और उसके सामने बैठकर खाने की ओर इशारा कर बोला, हो गया, कोई सपना नहीं देख रही हो तुम, चुपचाप खाना शुरू करो अब। मुस्कान ने नखरे दिखाने चाहे, पर नखरे दिखाने के लिए उन्हें उठाने वाला भी तो कोई हो, और यहाँ आरव तो तुरंत उसकी प्लेट फेंक देगा अगर उसने जरा भी अनाकानी की। पर भले ही वो इस वक्त प्यार से पेश ना आ रहा हो, लेकिन उसका मुस्कान के लिए खाना बनाकर लाना ही उसके दिल को भर गया। अपने कांपते हाथ से उसने एक निवाला तोड़ा और गर्दन झुकाकर खाने लगी। वो अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ आरव अब उठकर जाने लगा तो मुस्कान ने तुरंत पीछे से उसका हाथ थाम लिया। वो मुड़ा और उसी पल मुस्कान बिस्तर से खड़ी होकर उसके सीने से जा लगी। फूट कर रो पड़ी वो। आरव जमा सा रह गया। ना वो उसे खुद से दूर कर पाया और ना ही खुद की बाहों में समेट पाया। कितना आसान होता है नालाज के सारे पर्दे उठाकर किसी के जिस्म को छूना, पर छूना हो तो रूह को छुओ, तब जाकर दिल के जज्बातों से पर्दा उठते हैं। आरव की पहुंच उसके जिस्म तक जरूर थी, पर वो शायद वो चाहकर भी उसकी रूह को नहीं अपना पा रहा था। मुस्कान अलगातर सुबकती जा रही थी, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता आरव, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ तुम्हारी नफरत। आरव ने धीरे से उसे अलग किया और उसके आंसू पोंछकर बोला, शश खाना ठंडा हो रहा है, बस यही कह पाया वो। मुस्कान अब भी उसकी आंखों में देख रही थी तो वहीं आरव उससे नजरें मिलाए बिना ही वहां से चला गया। आरव पिछले 2 दिनों से घर नहीं आया था और जाहिर सी बात है कि इन 2 दिनों में मुस्कान बुरी तरह हिर चुकी थी। अब यहाँ भी उसे हवेली की तरह कैदियों जैसा एहसास होने लगा था, पर कम से कम हवेली में 4 लोग तो थे जिनसे आए दिन उसका सामना होता रहता था, पर यहाँ तो ऊंची इमारतों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। रात में अपने माँ बाप और अनिका को याद कर वो रो लेती और सुबह फिर से किसी लाश की तरह बेजान बैठी रहती।
बस एक टीवी मात्र थी वहां जिसे शायद ही उसने खोलकर कभी देखा हो। खैर, एक और दिन यूं ही गुजर गया और रात में आरव का इंतजार कर वो इसी तरह हॉल में सो गई। रात के ना जाने के समय अचानक से कुछ टूटने की आवाज सुन वो चौंक उठी। एक तो रात, ऊपर से अकेलापन। डरना लाजमी था। उसे लगा कि शायद आरव आ गया है, क्योंकि उसके अलावा और हो भी कौन सकता है यहाँ। वो सोफे से उठी और अंधेरे में ही बोली, आरव। कोई जवाब नहीं आया, पर एक बार फिर कुछ गिरने की आवाज जरूर आई, मगर हैरानी वाली बात यह थी कि ये आवाज बाहर बालकनी से आ रही थी। आरव, वो एक बार फिर डर के मारे चिल्लाए, पर बदकिस्मती से फिर कोई जवाब ना आया। मुस्कान का चेहरा पसीने से भर चुका था और अब वो तुरंत हाल की लाइट जलाने के लिए भागी, पर ये क्या, कोई स्विच काम नहीं कर रहा था। अब डर हावी होने लगा था सर पे। इधर फिर बालकनी से कुछ आवाज आती है तो उसका रोना छूट गया। वो धीरे से बालकनी की ओर बढ़ने लगी। आरव, ये तुम हो ना? प्लीज मत करो ये सब, डर लग रहा है मुझे। वो खुद को उम्मीद दिला रही थी कि यहाँ बस आरव ही है जो शायद उसके साथ कोई भद्दा मजाक कर रहा है। जैसे तैसे वो बालकनी तक पहुंची और कांपते हाथों से ज्यों ही उसने वहां लगे पर्दों को उठाना चाहा, ठीक उसी वक्त किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और इतना काफी था उसे बदहवास करने के लिए। वो तुरंत चीख उठी और अपने कदम लेकर जैसे ही पीछे मुड़ी, उसे अंधेरे में किसी आदमी का अक्स दिखाई दिया और अगले ही पल उस शख्स ने मुस्कान को अपने करीब खींच लिया। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? ये आवाज आरव की थी, जिसे सुन मुस्कान की जान में जान आई। वो तुरंत उसके सीने से जा लगी और फुटकर रो पड़ी। आरव समझ गया था कि इस वक्त वो बेहद डरी हुई है। क्या हुआ? फिर से कोई चूहा देख लिया क्या? उसकी आवाज सुन अब वो आरव से अलग होकर बालकनी की तरफ इशारा कर बोली, वहां कोई है, मैं सच कह रही हूँ। मुझे बार बार कुछ गिरने की आवाज आ रही थी वहां से। हाँ, शायद चूहे लुका छुपी खेल रहे होंगे तुम्हारे साथ, कहकर आरव बेफिक्री से उससे दूर हुआ और लाइट जलाने के लिए आगे बढ़ गया। और ये इतना अंधेरा क्यों कर रखा है तुमने? तुम्हें तो नींद नहीं आती ना अंधेरे में, कहकर आरव ने हॉल की लाइट ऑन की, जो कि तुरंत जल गई। पर यहाँ मुस्कान का शरीर ठंडा पड़ चुका था। इस बात पर नहीं कि लाइट अब अचानक से कैसे जल गई, बल्कि इस बात पर कि वो तो लाइट बंद करके सोई ही नहीं थी। सच ही तो कह रहा था आरव, उसे तो अंधेरे में नींद नहीं आती है और अकेले तो बिल्कुल नहीं, जिस वजह से वो सारी लाइट जलाकर सोई थी। पर कुछ देर पहले जब वो बत्ती जलाने की मशक्कत में थी तब तो सारे स्विचेस बंद थे। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उसका दिमाग ठनका। उसने एक नज़र आरव पर डाली, जो कि किचन में जाकर फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहा था। ये सब तुम कर रहे हो ना आरव? मुस्कान की आवाज़ सुन आरव के हाथ रुक गए। वो अपनी पहनी नज़र उस पर डालते हुए बोला, और मैं क्या कर रहा हूँ? मुस्कान छूटते ही बोली, मार रहे हो मुझे? अपना बदला लेने का अंदाज बहुत खूब चुना है तुमने, क्योंकि तुम एक बार में नहीं बल्कि हर रोज मुझे खत्म कर रहे हो। पागल होती जा रही हूं मैं। तुम अपनी हर चाल में कामयाब हो रहे हो आरव, रहे जा। मुस्कान के भीतर भरा दर्द का सारा गुब्बार फूट पड़ा। हो सकता है वो सही कह रही हो, क्योंकि इस घर में आरव के अलावा भला आ भी कौन सकता है। और आरव के पास तो ढेरों वजह भी हैं उसे दर्द देने की, तो भला क्यों ना करे मुस्कान उससे सवाल। आरव ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और उसे पूरी तरह अनसुना कर पानी पीकर कमरे में जाने लगा। उसे जाता देख मुस्कान और ज्यादा तमतमा गई और तुरंत उसके पीछे जाकर उसने आरव का हाथ पकड़ लिया। मैं कुछ कह रही हूं तुमसे, पर मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं। सुनना पड़ेगा तुम्हें आरव। क्या सुनूं मैं तुम्हारी? क्या सुनूं? वो अचानक से चीख उठा, जिस कारण मुस्कान भी एक बार को डरकर चौंक गई। और अब आरव उसकी एक बाजू कसकर पकड़ते हुए दांत पीसकर बोला, साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि वापस जाना है तुम्हें? क्योंकि यहाँ का अकेलापन रास जो नहीं आ रहा। मुस्कान हैरान रह गई, और तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ वो तुमने किया था? आखिर मैं भी तो जानूं। आरव, रहेजा छिपकर वार करना कब से सीख गया है? मुस्कान का इतना कहना भर था कि तभी आरव ने खींचकर उसके गालों पर तमाचा रसीद दिया। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। आज के आज तुम वापस घर जा रही हो। पर इस बार शायद मुस्कान भी चुप नहीं रहने वाली थी। अब समझ आया ये सब तमाशा क्यों किया तुमने, ताकि मैं डर कर भाग जाऊं यहाँ से। पर कान खोलकर सुन लो तुम भी, मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझे? कभी भी नहीं। वो अपनी आंसुओं से भरी आंखें उसकी आंखों में डालकर खड़ी थी। आरव, अपनी इस जिद का अंजाम जानती हो ना तुम? मुस्कान बहुत अच्छे से। दोनों अपनी जलती निगाहें एक दूसरे में उलझाकर खड़े थे, तो भुगतने के लिए तैयार रहना। आरव का कहना भर था कि तभी मुस्कान ने उसकी कॉलर पकड़ उसे खुद के करीब खींच लिया और धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तैयार हूँ। ये कहते ही उसने अपने होंठ आरव के होंठों पर रख दिए और इस बार चौंकने की बारी आरव की थी। मुस्कान का खुद उसे किस करना वाकई हैरानी वाली बात तो थी, पर आरव ने अपने चेहरे के इमोशन में जरा भी बदलाव ना किया और सीधा खड़ा रहा। तो वहीं मुस्कान भी उसके निचले होंठ को काटती तो कभी ऊपरी होंठ को चूसने लगती। वो अब उसे पीछे की ओर धकेल कमरे के भीतर ले जाने लगी और अंदर आते ही उसने आरव को बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ लेती।
इस दौरान उसने एक बार भी आरव के होंठों को नहीं छोड़ा था। ऐसा लगा मानो आरव की आत्मा उसके अंदर आ चुकी हो। वहीं आरव ने भी कई दिनों बाद या फिर ये कहें कि शादी के बाद